अच्छा जी, आ जाए। आज हमारा डे 9 है। टॉपिक हमारा है प्रोसेस कॉस्टिंग प्लस ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट। जी, हमने कहा था ए हमने कहा था इस चैप्टर का पर्पस क्या है। तो इस चैप्टर का पर्पस था किसी भी इदारे की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना, प्रोडक्ट्स की, और कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना। ठीक है, किसी भी इदारे की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना या कॉस्ट पर यूनिट निकालना। अब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हुए प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो यूनिट्स होते हैं, कुछ यूनिट्स कंप्लीट होते हैं प्रोडक्ट के, कुछ यूनिट्स मैंने कहा था इनकम्प्लीट होते हैं, जिसको वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। कुछ यूनिट्स नॉर्मल लॉस होते हैं और कुछ यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन आता है। तो जब इस तरह के यूनिट्स में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, जब यूनिट्स में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है तो फिर आपको प्रोडक्शन कॉस्ट वैसे नहीं निकालना जैसे आप ये टेबल सा बना के मटेरियल लेबर जमा कर लेते थे और एफओएच। ये तरीके से फिर प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं निकालते। ये तरीका जब डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच वाला तब इस्तेमाल होता है जब आपके ना क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हो, ना ओपनिंग हो, ना एबनॉर्मल लॉस हो। बस जितने यूनिट प्रोडक्शन स्टार्ट किए हैं या तो वो सारे मुकम्मल हो गए या कभी कभार नॉर्मल लॉस आ जाता था बस। लेकिन जब ये यूनिट्स की सारी वैरायटी आती है तब प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ता है। अब जो ये प्रोडक्ट कंप्लीट कर रहे हैं आप, जो हम कंप्लीट कर रहे होते हैं, ये एक प्रोडक्ट भी हो सकती है और ये जॉइंट प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, यानी एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी इकट्ठी बन सकती हैं। तो निकालना मकसद हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट ही है। जब भी प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट होगा तो या तो एक प्रोडक्ट बन के फैक्ट्री के स्टोर में जा रही है या एक से ज्यादा बन के जा रही है। जब भी एक से ज्यादा बन के जाएंगी तो वो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स आ जाएंगी या बीच में बाय प्रोडक्ट भी आ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर एक प्रोडक्ट बन के जा रही है तो वो सिंपल प्रोसेस अकाउंट है। वो हमारी आई कैप की किताब का चैप्टर नंबर 8 है। और जब आपकी एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन के प्रोसेस से गुजर के स्टोर में जाती हैं, वो हमारा आई कैप की बुक का चैप्टर नंबर 9 है। लेकिन मैं ये चैप्टर 8 9 अलहदा नहीं समझता, इकट्ठा ही मानता हूँ। तो हमने कहा था इस चैप्टर का ताल्लुक फैक्ट्री से है, सेलिंग एडमिन मार्केटिंग से इसका ताल्लुक नहीं है। वो अलहदा बात है कि वो इनकम स्टेटमेंट बनवा ले तो फिर तो हमें लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो चैप्टर है ये आपको कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही होती है, ये आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाता है। समझ आ रही है? जब भी आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन, ये सारी वैरायटी आ जाए तो फिर आपने चाहे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के चैप्टर में प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है, वो प्रोसेस अकाउंट बना के निकालनी है। तो एक्चुअली प्रोडक्शन कॉस्ट सीधी जमा करके निकालनी है या प्रोसेस अकाउंट के जरिए निकालनी है, ये इशू है। जब तक हमें ये वाली यूनिट्स की वैरायटी नहीं दी होती, हम तो सिंपली मटेरियल लेबर वेरिएबल एफओएच और फिक्स्ड एफओएच जमा करते हैं ओएआर वाले, और पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है इनटू यूनिट्स। वो सिंपल होता है। अच्छा, मैंने कहा था मैं इस चैप्टर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। हमने कहा था हम इस चैप्टर को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? 4 कैटेगरीज हैं जी। कैटेगरी 1 का क्या नाम था? प्रोसेस कॉस्टिंग विद
लॉसेस ओनली, यानी इसमें ना ओपनिंग WIP आएगा, ना क्लोजिंग आएगा, नॉर्मल लॉस आएगा, और साथ ही अब नॉर्मल लॉस आ जाएगा, या नॉर्मल लॉस के साथ अब नॉर्मल गेन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ना क्लोजिंग WIP है ना ओपनिंग है। इसमें सिंपली प्रोसेस अकाउंट बनाने और कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। ये कैटेगरी 1 बहुत सिंपल है, आती नहीं मोस्टली। कैटेगरी 2 मैंने करवाई थी लेकिन वो रिवाइज नहीं करनी। वो कैटेगरी क्या थी? प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस एंड क्लोजिंग WIP। मैंने कहा था ये कैटेगरी रिवाइज नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि जो कैटेगरी 3 है वो इसके अंदर कैटेगरी 2 को भी कवर कर जाती है। तो ये एक दफा पढ़ाने के लिए थी, अब आपने इस कैटेगरी को बिल्कुल नहीं छेड़ना, रिवाइज नहीं करना। पेपर में आ भी जाएगी तो कैटेगरी 3 वाला नॉलेज ही यूज हो जाएगा। तो कैटेगरी 3 क्या थी? प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस, नॉर्मल एबनॉर्मल, क्लोजिंग WIP, और उसके साथ क्या आ जाता है? ओपनिंग WIP। ठीक है, मैंने कहा था जब भी क्लोजिंग ओपनिंग आ जाएगा तो हमारे पास क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, या तो वेटेड एवरेज मेथड से करेंगे या किससे करेंगे? फाइफो मेथड से। ठीक है, अब पेपर में अगर आपके ऊपर छोड़ दे कि फाइफो लगाना है या एफको लगाना है, ठीक है, फाइफो लगाना है या एफको लगाना है, तो वो आपको जो आसान लगे आप लगा सकते हैं, लेकिन एक डाटे की भी थोड़ी सी गाइडेंस होती है। याद रखें, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐप को लगाने के लिए लाजमी है कि जो आपको कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है वो एलिमेंट वाइज दी हो। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट में मटेरियल कितना है, लेबर कितनी है, ये एलिमेंट वाइज होना मस्ट है। ठीक है, एलिमेंट वाइज होना मस्ट है। फाइफो लगाने के लिए ये एलिमेंट वाइज ये होना जरूरी नहीं है, लेकिन कंप्लीशन रेट होना मस्ट है। यानी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का जो ब्रॉड डाउन यूनिट्स हैं उनका कंप्लीशन रेट मस्ट है। एफको के लिए कंप्लीशन रेट नहीं चाहिए होता। एफको के लिए हमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का कंप्लीशन रेट नहीं चाहिए होता। ठीक है, क्या मैं बात समझा पा रहा हूँ? यानी आई कैप खुद बता दे तो ठीक है, ना बताए तो फिर आपने देखना है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल अलहदा दिया हुआ है, कन्वर्जन अलहदा दी हुई है, तो ऐप को लग जाएगा। अगर मटेरियल और कन्वर्जन का अलहदा अलहदा ब्रेकअप नहीं दिया हुआ तो फिर ऐप को नहीं लग सकता, फिर फाइफो लगना है। लेकिन फाइफो के लिए भी एक कंडीशन है कि आपके पास क्या मौजूद होना चाहिए? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की खाली कॉस्ट ना हो बल्कि कंप्लीशन रेट्स भी हों, कि मटेरियल 100% लग चुका है, कन्वर्जन 60% लग चुकी है। ठीक है, आते हैं इनके ऊपर। कैटेगरी 4 जो इस दफा आने की उम्मीद है, प्रोसेस कॉस्टिंग विद जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। क्योंकि एक अटेम्प्ट में कैटेगरी 3 आती है, एक में कैटेगरी 4 आती है, तो इस दफा इसके आने की उम्मीद है। हर वो सवाल जो कैटेगरी 3 का एवको से होगा मोस्टली वो फाइफो से भी हो जाता होता है। ठीक है, तो मैंने कैटेगरी 3 और 4 पे बात करनी है। कैटेगरी 1 2 बहुत सिंपल है, वो आपने खुद देखनी है। टाइम की भी शॉर्टेज है, दूसरा उसमें कुछ भी नहीं है, सिंपली कॉस्ट पर यूनिट में ये एक फॉर्मूला लगता है। अगर आपको याद हो, इसमें फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस। अगर कोई डिस्पोजल एक्सपेंस है तो वो ऐड कर देंगे, डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस। अगर नॉर्मल लॉस वाले यूनिट को बेचने पे कोई डिस्पोजल पे खर्चा लग रहा है अगर हो तो नीचे आ जाएंगे इनपुट यूनिट्स और माइनस नॉर्मल लॉस के यूनिट्स। तो बस इसमें ये कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला है, बाकी तो सिंपल प्रोसेस अकाउंट है। हमने कौन सी कैटेगरी करनी है? कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4। तो कैटेगरी 3 पे जब आप आते हैं, कैटेगरी 3 पे प्रोसेस कॉस्टिंग विद, हाँ जी,
process costing with losses and closing, WIP, and opening, WIP। जी जनाब। तो इसमें अगर एवको से करना हो, क्या करना हो, एवको से करना हो, तो मैंने क्या फॉर्मेट बताया था, वैसे तो मेरे नोट्स पे फॉर्मेट बना हुआ है, वो फॉर्मेट आपको याद रखना है, लेकिन मेन मेन मैंने आपसे कहा था अगर इसमें प्रोसेस 1 का टी अकाउंट में बनाऊं एवको से, यहाँ यूनिट्स आएंगे रुपीस, यूनिट्स रुपीस। मैंने कहा था यहाँ हम लिखेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ब्रॉड डाउन, पिछले महीने से आया होगा जो भी, तो मटेरियल कॉस्ट लिखेंगे और कन्वर्जन यूनिट्स, और ये कॉस्ट अलग अलग गिवन होगी, इसका टोटल कर लेंगे। ये ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ओपनिंग, ब्रॉड डाउन, मटेरियल और कन्वर्जन। ठीक है, जो रकम दी होगी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद करंट मंथ में जितनी प्रोडक्शन स्टार्ट की है, इसको बोलते हैं इनपुट ऑफ करंट पीरियड या करंट मंथ या करंट ईयर। तो प्रोसेस 1 में मटेरियल आता है, ये यूनिट्स मटेरियल के नहीं होते, ये यूनिट्स प्रोडक्ट के होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के यूनिट्स को बनाने पे कितना मटेरियल लगाया आपने, और कन्वर्जन कॉस्ट। दोनों में क्या फर्क होता है, ब्रॉड डाउन कॉस्ट पिछले महीने से शिफ्ट होकर आई है और ये इस महीने की है शुरू। मैंने कहा था इसका टोटल कर लेना है, यूनिट्स का और कॉस्ट का। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, नॉर्मल लॉस, और वो आता है स्क्रैप पे। लेकिन नॉर्मल लॉस के यूनिट्स मैंने कहा था सीधे सीधे नहीं दिए होते, अगर स्क्रैप ना हो तो डैश डाल दें। ठीक है, अगर स्क्रैप ना हो तो, अगर स्क्रैप भी है और डिस्पोजल कॉस्ट भी है तो आप स्क्रैप नेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेट स्क्रैप लिख रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल 5 रुपए पे चीज स्क्रैप होनी है नॉर्मल लॉस वाली, और 1 रुपया उसको बेचने पे डिस्पोजल एक्सपेंस आना है, तो आप 4 रुपए से ये लिख ले नेट स्क्रैप। मसला नॉर्मल लॉस के यूनिट्स का है, तो मैंने कहा था नॉर्मल लॉस के यूनिट्स जो आपने निकालने हैं वो इंस्पेक्टेड क्वांटिटी के मुताबिक निकालने हैं, बताया था। तो मैंने इसका क्या रूल बताया था, टोटल 3 रूल थे। टोटल कितने रूल थे, या 3 सिचुएशन थी। अगर उसने कहा नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ आउटपुट, अगर उसने ये कहा तो फिर ये जो नीचे एक्चुअल आउटपुट होती है, ये जो एक्चुअल आउटपुट होती है जितने भी यूनिट्स की होगी, इसके ऊपर नॉर्मल लॉस निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल लॉस की परसेंटेज, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स आ जाएंगे, ये आपको याद होगा। अगर उसने क्या कहा नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ एक्चुअल आउटपुट, तो फिर आपने नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कैसे निकाल लेने हैं, ये बताया था हमने। अच्छा जी, उसके बाद अगर उसने कहा हो नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इंस्पेक्टेड क्वांटिटी, तो फिर तो बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इंस्पेक्टेड क्वांटिटी या यूनिट्स। तो फिर आपके नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कैसे आएंगे, इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकालेंगे इनटू नॉर्मल लॉस की परसेंटेज। अगर उसने नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इनपुट कहा हुआ है, नॉर्मल लॉस इज, तो मैंने कहा था इसमें आगे से 2 सिचुएशन है। अगर नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट का है और इंस्पेक्शन स्टेज नहीं दी हुई, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन इज नॉट गिवन, तो फिर आपने नॉर्मल लॉस के यूनिट्स निकालने होते हैं, ये जो इनपुट यूनिट्स ऑफ करंट मंथ है इसके ऊपर, इनपुट ऑफ करंट मंथ
इनटू नॉर्मल लॉस की परसेंटेज। अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन दी हुई है कि नॉर्मल लॉस या लॉस कब पकड़ा जाता है, अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन दी हो तो मैंने कहा था नॉर्मल लॉस के फिर यूनिट्स आपने इनपुट पे नहीं निकालने, फिर भी आपने किस पे निकालने हैं, इंस्पेक्टेड क्वांटिटी पे निकालने हैं। अब ये इंस्पेक्टेड क्वांटिटी भी लोगों की गलत होती है, बताई थी, ये सारा कुछ बताया हुआ था। इंस्पेक्टेड क्वांटिटी में क्या गलती होती है, मैंने कहा था लोग इंस्पेक्टेड क्वांटिटी सही नहीं निकालते, तो इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकालने का क्या तरीका होता है जी। मैंने कहा था ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स अगर पिछले महीने इंस्पेक्ट नहीं हुए तो करंट मंथ में होंगे। किन हालात में वो पिछले महीने इंस्पेक्ट नहीं हुए होते, अगर मटेरियल की परसेंटेज या कन्वर्जन की परसेंटेज स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से पीछे थी तो ये पिछले महीने चेक नहीं हुए थे, करंट मंथ में चेक होने हैं। अगर ये कंडीशन वॉयलेट हो चुकी है, इसका मतलब है अगर ये उससे आगे आ चुका था मटेरियल या कन्वर्जन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से आगे आ चुका था तो वो पिछले महीने चेक हो चुके थे, फिर आप यहाँ जीरो लेंगे। व्हेन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो यूनिट्स लेने हैं, नहीं तो जीरो। जीरो का मतलब है पिछले महीने ही चेक हो चुके थे। स्टेज ऑफ कन्वर्जन है 60%, मटीरियल है 100% और ये है 40%। क्योंकि कन्वर्जन की परसेंटेज 60 से पीछे है इसीलिए ये पिछले महीने चेक नहीं हुए थे। सारी परसेंटेज जब 60 से आगे आई होंगी तो वो पिछले महीने चेक हुए होंगे, नहीं तो ये पिछले महीने एक भी परसेंटेज 60 से नीचे हो। 60 क्या चीज है, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से पीछे है कोई भी एक परसेंटेज, तो आपकी ये चीजें पिछले महीने चेक नहीं हुई थी, अब चेक होंगी। यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है ये यूनिट्स लेने के लिए, नहीं तो डैश। फिर उसके बाद आपने क्या लिखनी होती है, डेबिट साइड पर जो इनपुट थी वो लिखनी होती है, और वो इनपुट लिखनी होती है जो इंस्पेक्शन से पहले ऐड की थी। अगर वो क्या कुछ मटेरियल इंस्पेक्शन के बाद ऐड हो रहा है वो नहीं लेना, एडेड बिफोर इंस्पेक्शन, बिफोर इंस्पेक्शन कुछ ना कहा जाए तो एजम्पशन होती है बिफोर इंस्पेक्शन ही मटेरियल ऐड हुआ हुआ है स्टार्ट पे। माइनस क्लोजिंग वाले भी तब माइनस करने हैं जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हाँ जी, क्लोजिंग वाले यूनिट्स भी माइनस आपने तब करने हैं, माइनस तब कर रहे हैं जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि मटेरियल की परसेंटेज या कन्वर्जन कॉस्ट की परसेंटेज स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से बिहाइंड है, कम है, ठीक है। तो ये इंस्पेक्टेड क्वांटिटी आ जाती है। दोनों में कंडीशन का तरीका एक ही है, आइदर है, आइदर मटेरियल आइदर कन्वर्जन, दोनों में से कोई भी एक परसेंटेज अगर कम है स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से, इट मींस ये इस महीने चेक नहीं होने, माइनस करके इनको अगले महीने चेक करना है। माइनस होने का मतलब है ये उठा के आप फेंक रहे हैं, चलो अगले महीने चेक होंगे, तो ये इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकल आती है। अच्छा जी, उसके बाद क्रेडिट साइड पर ये जो एक्चुअल आउटपुट है ये नहीं होती, इसकी कॉस्ट नहीं होती, यूनिट्स होते हैं। क्लोजिंग WIP लिखते हैं, क्लोजिंग WIP लिखते हैं, उसके यूनिट्स, उसकी कॉस्ट नहीं होती। अगर डिफरेंस इस साइड पे निकल आए, अगर डिफरेंस इस साइड पे निकल आए तो ये आपका होता है एबनॉर्मल लॉस, इसके यूनिट्स बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगे। अगर डिफरेंस डेबिट साइड पर आ जाए तो आ जाते हैं एबनॉर्मल गेन, ठीक है। तो मैंने कहा था इसमें अब आपने क्या करना है, ये क्रेडिट साइड की कॉस्ट निकालने के लिए आपको निकालनी पड़ती है एलिमेंट वाइज कॉस्ट पर यूनिट। तो यहां पर आप वर्किंग करते हैं एलिमेंट वाइज कॉस्ट पर यूनिट, एलिमेंट वाइज एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, ये कहा था। तो मैंने कहा था डेबिट साइड पे दो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, एक मटेरियल कॉस्ट नजर आ रही है डेबिट साइड पर, और एक कौन सी कॉस्ट नजर आ रही है, कन्वर्जन कॉस्ट। तो जितनी कॉस्ट डेबिट साइड पर होती हैं वो एलिमेंट्स हैं, तीन भी आ सकती हैं अगर आपने मटेरियल लेबर एफओएच को अलग, तीन से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं होते। तो मटेरियल और कन्वर्जन, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, मैंने कहा था सबसे पहले आपने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट लिखनी है, ब्रॉड डाउन जो डेबिट साइड पे दी हुई थी ये वाली कॉस्ट आपने लिखनी है, ये कॉपी करनी है, रुपीज।
प्लस इसमें क्या करना है, ये जो नीचे करंट कॉस्ट लिखी है इनपुट ऑफ करंट मंथ में, ये दोनों कॉस्ट मर्ज कर देनी है। तो इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट फॉर करंट मंथ या करंट पीरियड। ये ऐड कर देनी है इसमें, माइनस इसमें से क्या कर देना है, नॉर्मल लॉस का अगर स्क्रैप है तो वो मैंने कहा था, अगर है तो मटेरियल में से माइनस करना है। तो ये आपके पास ए फिगर आ जाएगी जिसको रिमेनिंग कॉस्ट कहेंगे। उसके बाद नीचे मैंने कहा था ईपीयू निकालते हैं। ईपीयू प्रोसेस अकाउंट की कौन सी साइड देख के निकालते हैं? हाँ, डेबिट साइड से नहीं निकालते हैं, यूनिट्स क्रेडिट साइड से उठाने हैं हमेशा, असूल याद रखें। ईपीयू निकालते हुए हमेशा, नहीं तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे ओपनिंग में और इसमें, हमेशा क्रेडिट साइड से ईपीयू उठाते हैं और नॉर्मल लॉस और बाय प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। तो नॉर्मल लॉस को छोड़ दे, बाकी एक्चुअल आउटपुट मैंने कहा था पूरी पूरी लिखनी है। एक्चुअल आउटपुट के यूनिट्स पूरे पूरे लिखने हैं। प्लस अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स मैंने कहा था स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के मुताबिक लिखने हैं। मटेरियल तो वो नॉर्मली कह देता है बिगिनिंग पे लग चुका है, अगर मटेरियल बिगिनिंग पे लग चुका हो तो फिर 100% लेंगे, लेकिन कन्वर्जन आपने जो लेनी होती है वो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के मुताबिक लेनी है। जैसे मैंने एज्यूम किया था 60% कंप्लीट है चीजें, अब नॉर्मल लॉस वाले यूनिट या अब नॉर्मल गेन भी हो, वैसे यहाँ मैंने अब नॉर्मल लॉस ही लिखा हुआ था, तो अब नॉर्मल लॉस या गेन को स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के मुताबिक लेना है। प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स अगर मटेरियल बिगिनिंग पे लग चुका है 100% लेने हैं, और इनका अपना स्टेज ऑफ कंप्लीशन दिया होगा, कन्वर्जन का स्टेज ऑफ कंप्लीशन उसके मुताबिक लेकर, तो ये ईपीयू का आंसर आ जाएगा, ये बी है। हाँ जी, मैंने कहा था एलिमेंट वाइज कॉस्ट निकालनी है, तो मटेरियल की ये टोटल कॉस्ट है, ये मटेरियल के यूनिट्स हैं, तो डिवाइड करके एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, ए डिवाइडेड बाय बी, और 4 डेसिमल्स तक कम से कम लिखनी है। ऐसे ही था। उसके बाद मैंने कहा था क्रेडिट साइड को फिल कैसे करना है, एक्चुअल आउटपुट की कॉस्ट एवरेज पे निकालनी है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट पे। अब नॉर्मल लॉस को भी मैंने कहा था एवरेज पे निकालना है। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को भी मैंने कहा था किस पे निकालना होता है, एवरेज कॉस्ट पे। लेकिन मैं निकालता हूं एलिमेंट वाइज, मैंने कहा था ये जो मटेरियल की कॉस्ट आएगी इसको मल्टीप्लाई से करें, प्लस फिर ये जो कॉस्ट आएगी इसको मल्टीप्लाई करें, तो एक्चुअल आउटपुट की कॉस्ट आ जाएगी। यानी मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट इनटू ईपीयू में जो एक्चुअल यूनिट्स लिखे हुए हैं, प्लस कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट इनटू ईपीयू में जो यूनिट। सिमिलरली आपने जब अब नॉर्मल लॉस की टोटल कॉस्ट निकालनी है तो फिर यही करना है कि ये जो कॉस्ट पर यूनिट है इनटू दीज यूनिट्स प्लस ये कॉस्ट इनटू दीज यूनिट्स, एलिमेंट वाइज ही सॉल्व करना है। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की टोटल कॉस्ट भी ऐसे आएगी, कॉस्ट पर यूनिट इनटू दीज यूनिट प्लस ये कॉस्ट इनटू दीज यूनिट्स, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी निकलती आएगी। तो क्रेडिट साइड से ये सारी कॉस्ट आपने जो निकालनी है उसका तरीका यही होगा, एलिमेंट वाइज कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स, यूनिट्स भी ईपीयू से उठाने हैं, ये वाले यूनिट्स नहीं उठाने जो सामने लिखे हैं, ईपीयू से उठाने हैं, वर्किंग से ही उठाने हैं ये, तो क्रेडिट साइड फिल कर लेनी है। उसके बाद मैंने कहा था इन तीनों में से ये रकम सिर्फ प्रोसेस टू में जानी है, ये वाली रकम ने प्रोसेस टू में जाना है, बाकी सारा डेटा इधर इग्नोर होगा, इसमें से सिर्फ ये रकम प्रोसेस टू में जानी है। ठीक है, तो प्रोसेस टू जब बनेगा तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, अगर इसी केस में मैं प्रोसेस टू बनाऊं तो प्रोसेस टू का फॉर्मेट क्या होगा? हाँ जी, प्रोसेस टू की शक्ल कैसी होगी, एबको मेथड से ही, या प्रोसेस बी जिसे कहते हैं। हाँ जी,
प्रोसेस 2 का अपना ओपनिंग WIP होगा, वो यहां से नहीं गया, उसका अपना ओपनिंग WIP होगा कोई ना कोई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रोसेस 2 में इनपुट ऑफ करंट मंथ भी होगा। ये जो फिगर है, ये वाली, ये इनपुट ऑफ करंट मंथ में जानी है, और इसको मैं नाम देता हूं मटेरियल रिसीव्ड का। मटेरियल रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 1, मटेरियल रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 1। उसके बाद कोई मटेरियल एडिड भी होता है इन प्रोसेस 2, यूनिट्स भी और कॉस्ट भी। कन्वर्जन कॉस्ट एडिड होती है इन प्रोसेस 2। इसका मतलब होता है प्रोसेस 2 में कम से कम 3 एलिमेंट्स होते हैं, रिसीव्ड, एडिड और कन्वर्जन एडिड। ये 3 एलिमेंट्स हैं, यही 3 एलिमेंट्स क्रेडिट साइड पे हर चीज में जाएंगे, और 3 कॉस्ट पर यूनिट होंगी। ओपनिंग में भी यही 3 एलिमेंट्स नजर आएंगे, लेकिन ये पिछले पीरियड के होंगे। यही 3 एलिमेंट्स जो करंट पीरियड के हैं, ये क्लोजिंग का भी पार्ट बनेंगे, और अगले महीने अगर ओपनिंग के हैं तो ओपनिंग में भी 3 एलिमेंट्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ये एलिमेंट इस पीरियड के नहीं है, ये पिछले पीरियड के बचे हुए हैं। तो इसके अंदर भी मटेरियल रिसीव नजर आ रहा होगा, या कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 1, मटेरियल एडिड नजर आ रहा होगा। अगर किसी ने इकट्ठा लिख के लिख दिया हुआ है तो मटेरियल ही खाली नजर आ रहा होगा, कोई मसला नहीं। इकट्ठा भी लिखा जा सकता है इन दोनों को, रिसीव और एडिड को। फर्क क्या है, ये ऊपर जो लिखा है ये पिछले महीने से आया है, ये जो आया है ये करंट मंथ का है बस। तो ये यूनिट्स लिखते हैं, और ये 3 एलिमेंट्स की कॉस्ट होंगी प्रोसेस 2 में, याद रखना। प्रोसेस 2 में 3 एलिमेंट, कम से कम 3। अगर कोई बच्चा इकट्ठा लिख रहा है उसकी मर्जी है, मैं नहीं लिखता, मैं रिसीव कॉस्ट पहले अलहदा लिखता हूँ, एडिड अलहदा बाद में। और ईपीयू में भी 3 एलिमेंट्स काउंट होते हैं प्रोसेस 2 में। ये मैंने इसीलिए पहले लिखा ताकि आपको बता दूं, क्योंकि करंट पीरियड में 3 चीजें आ रही हैं, तो एक्चुअल आउटपुट में, क्लोजिंग में, ओपनिंग में, सब में 3 एलिमेंट्स होंगे। क्रेडिट साइड पर इधर भी सबसे पहले क्या आएगा प्रोसेस 2 में, नॉर्मल लॉस आएगा और एट स्क्रैप आएगा, या नेट स्क्रैप। वही इंस्पेक्टेड क्वांटिटी के मुताबिक जैसे पहले निकाला है, वो रूल चेंज नहीं होगा। एक्चुअल आउटपुट आएगी एट एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट नहीं होगी, यूनिट्स होंगे। उसके बाद क्लोजिंग WIP आएगा, उस क्लोजिंग WIP के अंदर भी ये 3 कॉस्ट आएंगी, 3 एलिमेंट्स एट एवरेज कॉस्ट। ये फिगर नहीं है, मिसाल के तौर पर हम टोटल करते हैं और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो फिर इधर अब नॉर्मल गेन आ जाएगा। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो, और अब नॉर्मल गेन ने भी किस पे आना है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट पे। ये बातें हमने की थी। अब हम क्वेश्चन करेंगे एक पास पेपर का, जो हमने क्लास में छोड़ा हुआ था। अच्छा, मैंने कहा था यहाँ पे जो एलिमेंट वाइज कॉस्ट निकलेगी, वो एलिमेंट वाइज कॉस्ट में ये 2 कॉलम्स नहीं होंगे, उसमें मैंने कहा था 3 कॉलम्स होंगे प्रोसेस 2 में। एलिमेंट वाइज कॉस्ट 3 क्यों होंगी, क्योंकि देखो ये 3 नजर आ रही हैं, ये 3 है, इधर भी ये 3 है, इसके अंदर भी 3 आनी है, इसके अंदर भी 3 छुपी होंगी। इन्हीं तीनों ने तो डिवाइड होके जाना है, तो ये मर्ज हो जाएंगी। अब क्रेडिट साइड पर आपने ही समझ लो, ये तीनों कॉस्ट को इकट्ठा करके कुछ हिस्सा क्लोजिंग में फेंकना है, इन तीनों कॉस्ट को इकट्ठा करके कुछ हिस्सा एक्चुअल आउटपुट में फेंकना है, और इन तीनों को इकट्ठा करके कुछ हिस्सा नॉर्मल गेन में फेंकना है। तो एक्चुअली यही तीनों कॉस्ट, तीनों एलिमेंट्स इकट्ठे होके जाने, लेकिन मैं अलग अलग ही लेके जाऊंगा। तो वर्किंग क्या निकलेगी यहाँ पे वर्किंग निकलेगी, जो भी वर्किंग नंबर है, ये जो भी है, तो इधर आएगी एलिमेंट वाइज ही निकालनी होती है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। एलिमेंट वाइज एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, एलिमेंट वाइज एवरेज कॉस्ट। तो मैंने कहा था यहाँ पे मटेरियल रिसीव का एक कॉलम होगा, मटेरियल एडिड का कॉलम होगा, और कन्वर्जन कॉस्ट एडिड का। जो भी परसेंटेज अगर 100 से कम होगी तो वो ये हो सकती है एडिड वाले कॉलम में,
रिसीव वाले कॉलम में कोई भी परसेंटेज 100 से कम नहीं होती, क्योंकि पिछले डिपार्टमेंट से सब कुछ मुकम्मल होकर रिसीव हुआ था। अगर परसेंटेज 100 से कम होगी तो वो इन दो कॉलम में आ सकती है, 60%, 70%, 80%। ठीक है, तो एलिमेंट वाइज अब आ जाए जनाब। इसमें मैंने कहा था क्या करेंगे आप, ये वाली सबसे पहले लिखेंगे, ये कॉस्ट, ब्रॉड डाउन कॉस्ट और करंट कॉस्ट। तो यहां पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ब्रॉड डाउन, ये रुपीज में, प्लस टोटल करंट कॉस्ट मटेरियल रिसीव की, ये मैंने हाईलाइट की है। और माइनस स्क्रैप इसमें से नहीं करते, स्क्रैप मैं इसमें से माइनस करता हूँ, स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस। आई कैप ये दोनों कॉलम इकट्ठे बनाता है, मैं इकट्ठे नहीं बनाता। अच्छा, ये कॉस्ट ये वाली दूसरी होगी, ब्रॉड डाउन मटेरियल एडेड ये है और करंट मंथ का ये है। तो फिर ये अब आप ऐड करेंगे माइनस स्क्रैप। इसी तरह कन्वर्जन में भी ब्रॉड डाउन और एडेड। तो इस सब को हम जब एडलेस करेंगे ये हमारा कॉस्ट का आंसर आ जाएगा जो न्यूमरेटर में आना है। इसके बाद ईपीयू निकालना है प्रोसेस अकाउंट की, क्रेडिट साइड को देख के। तो एक्चुअल आउटपुट लिखेंगे पूरी, हमने कहा था एक्चुअल आउटपुट के यूनिट्स पूरे लिखने हैं। क्लोजिंग WIP ये पूरा ही आना है। इधर परसेंटेज आपने ध्यान से देखनी है कि मटेरियल बिगिनिंग पे लगा या इंस्पेक्शन के बाद लगा, कब लगा, जो भी है। इधर कोई परसेंटेज नहीं लगानी। और कन्वर्जन में परसेंटेज लगानी है स्टेज ऑफ कंप्लीशन के मुताबिक जो दी हुई है। और एबनॉर्मल गेन जो है वो माइनस करने होते हैं यूनिट्स, इधर पूरे ही माइनस करने हैं, इधर आपने माइनस करने हैं। डिपेंड करता है कि बिगिनिंग पे लगा था या क्या है। और इधर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के मुताबिक, इसके मुताबिक कन्वर्जन को स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के, इधर कोई परसेंटेज नहीं लगानी, पूरी पूरी हर चीज आएगी। लें जी, एबको में हर चीज पूरी पूरी आएगी, ये बी आंसर है। अब आपकी जो एवरेज कॉस्ट आएगी, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, उसमें ए डिवाइडेड बाय बी, ए में टोटल कॉस्ट थी हर एलिमेंट की और डिवाइड करते जाए ईपीयू के यूनिट्स पे, ये ईपीयू के यूनिट्स थे। अब आपने इन तीनों एलिमेंट्स को लेके प्रोसेस की क्रेडिट साइड फिल करनी है। और ये एबनॉर्मल तीनों एलिमेंट्स कैसे लेने हैं, मैंने कहा था ये कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स प्लस ये कॉस्ट इनटू यूनिट्स प्लस ये कॉस्ट इनटू यूनिट्स। तीन एलिमेंट्स आने हैं, ऐसे ही बताया था जी, बिल्कुल ऐसे ही फाइफो से भी करते हैं, लेकिन फाइफो में थोड़ा सा चेंज है। फाइफो में थोड़ा सा चेंज है कि ये जो एक्चुअल आउटपुट है ये ऐसे नहीं लिखी जाती, उसको ब्रेकअप करके लिखा जाता है। आए जी पिछली अटेम्प्ट के क्वेश्चन पर आए, लास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन पर आए जरा, फाइफो उसी में ही करेंगे जी। क्या मांगा हुआ है उसने, सिर्फ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स मांगे हैं। अगर सिर्फ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स मांगे हो तो मैंने कहा था प्रोसेस अकाउंट इन यूनिट्स बना लेते होते हैं, छोटा सा प्रोसेस अकाउंट इन यूनिट्स बना लेते होते हैं, रुपीज में नहीं, यूनिट्स में। आई कैप उसको क्वांटिटी स्केड्यूल कहते हैं, मैं उसको क्वांटिटी ब्रेकअप कहता हूँ जी। उसने क्या है, फाइफो से भी करें और मैं पहले वेटेड एवरेज से करूंगा। डेटा देखें वो क्या कहता है। BL एक कंपनी है जो केमिकल बनाती है, दो प्रोसेस से गुजरता है। आपको डिपार्टमेंट बी का डेटा दिया है, किसका दिया है, बी का, ये बात याद रखिएगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, ये ब्रॉड डाउन है 20,000 यूनिट्स, 30% कंप्लीशन लिखा हुआ है। अब ये कंप्लीशन कन्वर्जन के लिए तो मस्ट है, बाकी देखेंगे मटेरियल रिसीव और एडिट, एडिट के लिए भी होगा। रिसीव तो पूरा लग चुका था, एडिट कितना लगा था ये देखते हैं। यूनिट ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, ये इनपुट ऑफ द करंट मंथ है, 1,80,000 प्रोसेस की डेबिट साइड पे जाती है। यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, ये एक्चुअल आउटपुट है, प्रोसेस की क्रेडिट साइड पे जाती है। क्लोजिंग WIP प्रोसेस की क्रेडिट साइड पे जाती है, ये कंप्लीशन रेट कम से कम कन्वर्जन के लिए तो है,
बाकी सवाल पढ़ेंगे। मटीरियल्स आर एडिड इन डिपार्टमेंट बी इमीडिएटली आफ्टर इंस्पेक्शन। लो जी, मसला है मटेरियल स्टार्ट पे ऐड नहीं होता। कब ऐड होता है? इंस्पेक्शन के बाद। कब ऐड होता है? इंस्पेक्शन के बाद। तो जब भी मटेरियल इंस्पेक्शन के बाद ऐड होगा तो एक्चुअल आउटपुट वाले यूनिट्स पे तो ऐड हो चुका होगा जी। अब नॉर्मल लॉस वाले यूनिट पे या गेन वाले यूनिट पे ऐड नहीं हुआ होगा। और जो क्लोजिंग वाले यूनिट्स हैं, अगर उनका स्टेज इंस्पेक्शन से पीछे है तो नहीं ऐड हुआ, अगर उनकी कंप्लीशन इंस्पेक्शन से आगे आ चुकी है तो हो चुका होगा। तो अब देखते हैं इंस्पेक्शन कितने परसेंट पे होती है। इंस्पेक्शन कितने परसेंट पे होती है? 35% कंप्लीट पे। इसका मतलब है कोई भी एक एलिमेंट अगर 35% से नीचे है तो उन यूनिट्स की इंस्पेक्शन नहीं हुई थी और उन पे मटेरियल भी ऐड नहीं हुआ हुआ था। अब ये ओपनिंग वाले यूनिट देखें, इनका कंप्लीशन रेट कितना दिया हुआ है? 30% कन्वर्जन। यानी इसके ऊपर अगर मैं डिटेल से पूछूं तो मटेरियल रिसीव तो पूरा लगा होगा, मटेरियल एडिड देखते हैं कन्वर्जन कितनी लगी हुई है, और हमारी इंस्पेक्शन स्टेज है 35। क्योंकि ये एक एलिमेंट 35 से कम है, इसका मतलब है ये यूनिट इंस्पेक्शन के लिए नहीं पहुंचे। जब ये इंस्पेक्शन के लिए नहीं पहुंचे तो इनके ऊपर जो मटेरियल ऐड होना था वो भी ऐड नहीं हुआ। ये जो परसेंटेज दिया है दैट इज फॉर कन्वर्जन। अगर उसने कहा होता मटेरियल बिगिनिंग पे ही लग गया है, अगर मटेरियल बिगिनिंग पे कहता फिर मैं इसको 100% काउंट करता। इसको नहीं छेड़ना, रिसीव तो पूरा लगा होता है, एडिड कम ज्यादा हो सकता है। इस सवाल में मटेरियल एडिड 0% है। अब आप रिसीव और एडिड का कॉलम इकट्ठे बनाएंगे तो गलत है। इसीलिए आई कैप से मैं जरा अवॉइड ही करता हूं, उनका पता को नहीं चलता, 2 नंबर ही कर जाते हैं और ये किया है। अब जो बच्चों को आदत थी रिसीव और एडिड का कॉलम इकट्ठा बनाने की, उनका गलत है, मुफ्त के नंबर गए। अब हमने यहाँ पे ये बात याद रखनी है, इस पे रिसीव पूरा लगा हुआ है, एडिड क्यों नहीं लगा हुआ? इंस्पेक्शन तक पहुंचे ही नहीं, पहुंचे ही 35 पे हो गए। अगर ये होता 100 और ये होता 65% मिसाल के तौर पर 65% होता कन्वर्जन, तो फिर मैं कहता क्योंकि ये 35% से सारे ही एलिमेंट्स आगे आ चुके हैं तो ये मटेरियल भी ऐड हो चुका हुआ है। अच्छा आगे चलो, क्लोजिंग में बताओ मुझे जरा। मेरा ख्याल है क्लोजिंग में भी रिसीव पूरा लगा हुआ है, एडिड बिल्कुल नहीं लगा हुआ क्योंकि 30% पे है ना, कन्वर्जन 30 पे है, और इंस्पेक्शन कितने परसेंट पे है? ये भी करंट मंथ में इंस्पेक्ट नहीं हुए, ये भी अगले महीने में चेक होने। बस इससे इंस्पेक्शन का भी तयन हो गया। कहता है कन्वर्जन कॉस्ट इवनली लगती है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया ना भी कहे। 4% इंस्पेक्टेड यूनिट्स नॉर्मली लॉस्ट होते हैं। नॉर्मली लॉस का मतलब नॉर्मल लॉस है। हमसे क्या मांगा गया है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। कोई नहीं मांगी कॉस्ट पर यूनिट वगैरह, कॉस्ट का तो डाटा ही नहीं है। सारा डाटा ही किस चीज का दिया हुआ है? यूनिट्स का। तो मैं ईपीयू बनाने से पहले मैं वेटेड एवरेज से कर रहा हूं, लिखिए जी हेडिंग दें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। 5 से 10 मिनट में होने वाला सवाल है, मैं जरा स्पीड से कर रहा हूँ देखें, और आप मेरे से भी देखते हैं। आप पहले करते हैं कि मैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, कंपनी का नाम है बियर लिमिटेड। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स करने हैं वेटेड एवरेज से। मैं सेकंड रिक्वायरमेंट पहले कर रहा हूं क्योंकि ये प्रोसेस बी का सवाल है। तो प्रोसेस बी में 3 एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। मटेरियल रिसीव्ड, खाली रिसीव भी लिख सकते हैं, मटेरियल एडिड, और तीसरा कॉलम क्या होता है? कन्वर्जन एडिड। लिखने हमने नीचे यूनिट्स ही होते हैं इसमें ईपीयू में जी। तो अब मैं ये 3-4 लाइनें छोड़ के वर्किंग कर रहा हूं, प्रोसेस अकाउंट बना रहा हूं इन यूनिट्स। तो इसको मैं बोलता हूं क्वांटिटी ब्रेकअप। क्वांटिटी ब्रेकअप। तो प्रोसेस बी अकाउंट बना रहा हूं यूनिट्स में। आई कैप इसको स्टेटमेंट में बनाता है, मैं इसको हमेशा यूनिट्स में बनाता हूँ। ओ टी अकाउंट में बनाता हूँ, सॉरी यूनिट्स कह रहा हूँ।
जी ओपनिंग WIP, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ब्रॉट डाउन। हाँ जी, कितने यूनिट्स हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में? यूनिट्स 20,000। यूनिट स्टार्टेड या ट्रांसफरेड, इनपुट ऑफ करंट मंथ में ट्रांसफर इन रिसीव क्या थे? जी रिसीव्ड क्या थे? 180। अच्छा जी, रिसीव्ड एडिड आफ्टर इंस्पेक्शन, मटेरियल एडेड आफ्टर, वो यूनिट्स नहीं दिए हुए, अगर वो यूनिट्स दिए होते तो वो भी लिख लेते, यूनिट्स नहीं दिए हुए। रिसीव्ड है, एडिड आफ्टर इंस्पेक्शन, यूनिट्स नहीं दिए हुए होते तो वो भी ले लेते। आ जाए क्रेडिट साइड पे, नॉर्मल लॉस 4% लेना है इंस्पेक्टेड यूनिट्स का। तो ओपनिंग वाले यूनिट्स मैंने कहा था क्योंकि 35 से कम है तो ये पिछले महीने चेक नहीं हुए थे, 20,000 जमा 180 माइनस क्लोजिंग कितने हैं, ये भी इंस्पेक्ट नहीं हुए 30,000। मैंने इंस्पेक्टेड यूनिट्स यही निकाल लिए, मेरा ख्याल है 170 आता है, 170, 170 का 4%, 6800। नॉर्मल लॉस है 6800। एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर्ड टू स्टोर रूम, एक्चुअल आउटपुट कितने यूनिट्स की दी हुई है जो ट्रांसफर की आगे फिनिश गुड स्टोर में? एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड स्टोर 1,60,000 यूनिट्स। अच्छा जी, अब देखें क्लोजिंग WIP लिखें 30,000 यूनिट्स। अब आप देखें दोनों साइड्स को बैलेंस करके कि अब नॉर्मल लॉस आता है या गेन आता है। मेरा ख्याल है अब नॉर्मल लॉस लगता है मुझे। कितना? 3200 यूनिट्स। चलो जी, प्रोसेस की क्रेडिट साइड देखकर अब EPU बनाएंगे। EPU में नॉर्मल लॉस नहीं आता होता, तो एक्चुअल आउटपुट वाले जो यूनिट्स हैं, एक्चुअल आउटपुट वाले यूनिट्स जो हैं, इन पे मटेरियल रिसीव पूरा लग के आया था, मटेरियल रिसीव पूरा लग चुका होता है, लग के ही आता है, बल्कि एडिड भी पूरा लग चुका है तभी तो ये आउटपुट है, और कन्वर्जन भी पूरी लग चुकी होती है, ये पूरे पूरे लेने होते हैं। एक्चुअल आउटपुट वाले यूनिट पे तमाम एलिमेंट्स 100% लग चुके होते हैं, रिसीव्ड तो पहले ही पूरा लग के आता है, एडिड और वो भी। एबनॉर्मल लॉस वाले जो यूनिट्स हैं, एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स, ये जो यूनिट जाया हो रहे हैं, इन पे रिसीव तो पूरा लग के आया था, एडिड मटेरियल ऐड कब होता है? आफ्टर इंस्पेक्शन होता है, तो ये तो इंस्पेक्शन में ही साइड पे कबाड़िए को देने के लिए अलग कर दिए होते हैं। एडिड आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, तो इस पे मटेरियल बिल्कुल नहीं लगा, लगाना ही नहीं, खराब चीज के ऊपर मटेरियल लगाने की क्या जरूरत है? इंस्पेक्शन में जो चीज खराब पता लग जाए उसको अलहदा कर देते हैं। कन्वर्जन कितनी लगी है इसके ऊपर? इंस्पेक्शन क्योंकि 35% पे हो रही है तो इस पे कन्वर्जन 35% लगी है। निकालना जरा 3200 का 35%, 11। ये बात जरा लोगों को हजम नहीं होगी कि ये जीरो क्यों ले लिया सर ने, 100% क्यों नहीं लिया? पहले हम 100 ही लेते थे हमेशा, वजह वहां सवाल होता था मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। जब भी मटेरियल इज एडेड आफ्टर इंस्पेक्शन होगा तो एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट पे, एबनॉर्मल गेन वालों पे जीरो काउंट करना है, और क्लोजिंग वालों पे भी ध्यान से लेना है। अगर क्लोजिंग वाले इंस्पेक्शन से पीछे हैं तो नहीं लगा, इंस्पेक्शन से आगे आ चुके हो फिर लगा है। मेरा ख्याल है इस सवाल में क्लोजिंग वाले इंस्पेक्शन से पीछे थे। हाँ जी, क्लोजिंग WIP वाले यूनिट्स जो हैं इन पे, जी अगर 2 दफा दी हो तो ठीक है, 2 दफा चेक करो, 2 क्या 4 दफा भी हो सकती है, मटेरियल 4 दफा भी ऐड हो सकता है बेटे। बांध, फिर आप 2 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे,
फर्स्ट इंस्पेक्शन, सेकंड इंस्पेक्शन, थर्ड, फिर ये से नॉर्मल लॉस के भी 2-3 दफा रकमें टूटेंगी। ये 2-3 स्टेजेस है तो फिर ये 2-3 दफा टूटेगी। हाँ जी, जी बताएं जी। क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP के कितने यूनिट्स थे? इन पे तो मटेरियल रिसीव पूरा लगा हुआ था। एडिड, अगर ये इंस्पेक्शन से आगे आ चुके हैं, 35% से आगे आ चुके हैं तो लगा है, नहीं तो नहीं लगा जी। 30% कंप्लीट है, इसका मतलब है इन पे भी ये नहीं लगा, 0%, क्योंकि ये इंस्पेक्शन तक पहुंचे ही नहीं। 9,000 आएगा मेरा ख्याल है, तो EPU का जवाब आ जाएगा वेटेड एवरेज मेथड में 1,93,200, शायद 1,60,000 यूनिट्स, 170,120 यूनिट्स। ये था जनाब एवको मेथड। बड़ा ही सिंपल था सवाल, इसमें कोई इतने मसाइल नहीं थे। वेटेड एवरेज। अब आपने आना है फाइफो से। किससे आना है? फाइफो से। तो बियर लिमिटेड, वही पार्ट 1। फाइफो का मैंने अभी फॉर्मेट नहीं करवाया, तो ये जरा जिनको फॉर्मेट नहीं आता वो फिर रुक जाए, मतलब देखें, फिर वो साथ साथ नहीं छापेंगे। और जिनको फॉर्मेट आता है फाइफो का और चेंज पता है, वो फिर आ सकते हैं। तो इक्वल वो फिर मेरे से आगे करें, वो कॉपी ना करें। जिसको थोड़ा सा भी फाइफो में शक व शुबहत है वो चुप करके बैठ जाए, मतलब छापा लगाने की जरूरत नहीं है पागलों की तरह। पहले देखो हो क्या रहा है। वही 3 एलिमेंट्स हैं, मटेरियल रिसीव्ड, मटेरियल एडिड और कन्वर्जन एडिड। जी, इसमें जरा थोड़ी सी 3 की बजाय 5-6 लाइनें छोड़ देते हैं और वर्किंग 2। दोबारा क्वांटिटी ब्रेकअप बनाएंगे। इस क्वांटिटी ब्रेकअप में एक्चुअल आउटपुट गलत है। एक्चुअल आउटपुट फाइफो में इस तरह प्रेजेंट नहीं होती। तो मैं इसी को कॉपी करने लगा हूं। आप लोग तो, और सिर्फ क्रेडिट साइड छेड़ूंगा, मतलब एक्चुअल आउटपुट सही तरह से नहीं लिखी, फाइफो में ऐसे नहीं लिखते। तो ये मैं इसको कॉपी करने लगा हूं ताकि मैं आपको फर्क समझा सकूं कि यार वही सारा वेटेड, पहले वेटेड एवरेज ही करना, क्योंकि वेटेड एवरेज में पलंदा कम होता है अगर दोनों इकट्ठे आ जाए तो। और मैंने तो बार बार कहा है, जो सवाल फाइफो से करो बेहतर है, ओ एफको से करो, उसको फाइफो से भी ट्राई करो। इस तरह तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। हर सवाल जो एफको से कर रहे हो उसी को फाइफो से भी करके देखो। लें जी, सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस ये एक्चुअल आउटपुट को ऐसे नहीं लिखना। मैंने कहा था जो फाइफो मेथड होता है उसमें एक्चुअल आउटपुट को ब्रेकअप करके लिखा जाता है। एक्चुअल आउटपुट की हेडिंग देंगे और 1,60,000 के लिए नीचे 2 बुलेट्स लिखेंगे इस तरह। एक्चुअल आउटपुट का ब्रेकअप करके लिखते हैं। हाँ जी, कितनी एक्चुअल आउटपुट है? मैंने कहा था 1,60,000 का ब्रेकअप करेंगे। एक्चुअल आउटपुट मैंने कहा था इसमें से पहले कंप्लीट काउंट करना है, फिर इसमें से कंप्लीट काउंट करना है, और इन दोनों का टोटल आपने फिर लिखना है 1,60। तो 1,60 का ब्रेकअप शो करना होता है फाइफो में, कभी भी 1,60 इकट्ठा नहीं लिखना। तो एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम, एजम्पशन होती है कि पहले ये 20,000 ये कंप्लीट हुए होंगे 1,60 में से। एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ये 20 पूरे मुकम्मल हो गए। फिर जो बाकी 1,60 में से 1,40 मुकम्मल हुए होंगे वो इसमें से मुकम्मल हुए होंगे, नए करंट इनपुट में से, करंट इनपुट में से। तो उसको कहते हैं एक्चुअल आउटपुट हेडिंग है कंप्लीटेड फ्रॉम, ये 1,40 बैलेंसिंग फिगर आई है, 1,40 दिया नहीं हुआ था,
160 दिया हुआ था तो 160 पहले लिख लेना है, यानी रिकॉर्ड करते हुए पहले 160 लिखना है, फिर उसके बाद 20 लिखना है, और ये 140 की क्या आएगी, बैलेंसिंग फिगर आएगी। ये फाइफो का तरीका है। और फाइफो में ईपीयू बनाते हुए भी मैंने कहा था इनको अलग-अलग लेना है, बताया था आपको। आओ जरा फाइफो में ईपीयू कैसे बनाएंगे। जी जनाब, तो सबसे पहले नॉर्मल लॉस ने तो आना ही नहीं होता, नॉर्मल लॉस ने तो आना ही नहीं होता। पहले लिखेंगे इसको एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग WIP। एक लाइन छोड़ो अभी, पहले बाकी चीजें लिख लो नीचे वाली आसान आसान। एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम करंट इनपुट। आई कैप भी ना बड़ा सियान है, उसने फाइफो पहले दिया है ताकि लोग तंग हो, और मैं आई कैप की सारी मेंटेलिटी को जानता हूं, तो मैं उसको डॉज करके पहले आपको किया है। आसानी हमेशा करनी चाहिए पहले। तो एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम करंट इनपुट, ये ले ले, ये पूरा ही आना होता है 140। इस पे मटीरियल सी पूरा लगा हुआ था, मटेरियल एडिट भी पूरा ही लगा है, कर आउटपुट जो है, और कन्वर्जन भी पूरी लगी है। अब नॉर्मल लॉस भी ऊपर से कॉपी कर ले, जो आपने उसमें लिया था बिल्कुल कॉपी करें, जो एफको में जैसे लिखे थे। कितने कितने लिखे थे अब नॉर्मल लॉस के, 3200 यूनिट्स डैश था, और ये कितना लिखा था 35%, 1120। क्लोजिंग भी कॉपी कर लें, ये सेम होता है, ये सेम एज अबव आना है, सेम एज एफको, इनमें कोई फर्क नहीं आना। क्लोजिंग WIP के यूनिट्स सेम एज एफको आते हैं। अच्छा कितने थे, 30,000 जीरो मेरा ख्याल है, और ये 9,000। आंसर डिफरेंट आएगा ईपीयू का, पहले जितना नहीं आएगा, लेकिन मसला है सिर्फ उनका, वो 20,000 यूनिट का। देखो भाई, अब गौर से सुन लो, क्योंकि ये ओपनिंग वाले यूनिट ब्रॉड डाउन हुए पिछले महीने से आए हैं, तो ये कंप्लीशन रेट भी पिछले महीने से आया हुआ है। यानी पिछले महीने तक इसके ऊपर कन्वर्जन 30% लग चुकी थी, मटेरियल एडिड बिल्कुल नहीं लगा था, और रिसीव्ड 100% लगा हुआ था। मैंने करंट मंथ में रिमेनिंग परसेंटेजेस लेनी होती हैं, ये जो इसकी परसेंटेजेस होती हैं ये लास्ट मंथ से ब्रॉड डाउन हुई हैं। यूनिट भी लास्ट मंथ से ब्रॉड डाउन हुए हैं, परसेंटेजेस भी लास्ट मंथ से ब्रॉड डाउन हुई हैं। ये नहीं लिखनी, बाकी इनके अलावा रिमेनिंग लिखनी है, क्योंकि रिसीव पहले ही 100% लगा हुआ था, तो करंट मंथ में कुछ भी नहीं लगेगा। यानी यहाँ पे ये कुछ भी नहीं लगना, मतलब 20,000 यूनिट पे ये कुछ भी नहीं लगना, पहले ही 100% लगा हुआ था। एडिड कितना लगा था लास्ट मंथ, एडिड कितना लगा था, वजह 0% क्यों लगा था, क्योंकि ये इंस्पेक्शन तक पहुंचे ही नहीं थे। करंट मंथ में ये मुकम्मल होंगे, इंस्पेक्शन तक भी पहुंचेंगे, तो करंट मंथ में मटेरियल एडिड इस पे 100% लगना है। और कन्वर्जन पिछले महीने लग चुकी थी 35%, तो रिमेनिंग कितनी रह गई, ये लगेगी। यानी फाइफो में जो ओपनिंग की परसेंटेजेस होती है 70, ओ सॉरी 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 70, 30 लगी हुई थी तो 70 लगेगी। फाइफो में जो ओपनिंग की परसेंटेजेस दी होती हैं वो भी ब्रॉड डाउन होती हैं, वो नहीं लिखनी, वो तो पिछले मंथ तक की कंप्लीटेड थी। अब आपने रिमेनिंग लिखनी है। रिसीव्ड पूरा लग चुका था पिछले महीने, नथिंग एडिड, जीरो लगा था, पूरा लगेगा 100%, और कन्वर्जन लगी थी 30% लगी हुई थी। इंस्पेक्शन देख के गलत हो गया ना, वैसे कन्वर्जन 30 लगी थी, तो अब 70% और लगेगी। चले जी, अब आए जरा मुझे बताएं कितनी आएगा। 20,000 यूनिट्स पे निकालना है अपने, तो 20,000 यूनिट्स पे 100%, और 20,000 यूनिट्स पे 70%। जी जनाब, तो ये मेरा ख्याल है 20,000 ही आ जाएगा, और ये 14,000 आ जाएगा। टोटल कर लो 17,200 यूनिट्स, ये मेरा ख्याल है 160 ही आ गया, बाई चांस सेम आ गया, और ये
120। अच्छा ये डिफरेंट आया मेरा ख्याल है, सिर्फ ये सेम आया बाई चांस, वो बाकी डिफरेंट आए सारे आंसर। ठीक है जी, पता लग गया है क्या चीज। अगर मटेरियल वो एंड पे बोले तो मैंने क्लास में बताया था मटेरियल एंड का मतलब है क्लोजिंग वाले यूनिट पे कुछ नहीं लगा, बाकी सब यूनिट्स पे पूरा लग चुका है, या लॉस वाले यूनिट को देखना है वो कब हुआ है। अगर लॉस वाले यूनिट दरमियान में हो गए हैं कहीं पे तो नहीं लगा, अगर लॉस वाले यूनिट भी एंड पे हुए हैं तो वो लग के जाया हुआ है। डिपेंड करता है सवाल में अब क्या लिखा हुआ है, खाली एक चीज नहीं ना देखनी। ये देखो क्या लिखवाया है, अगर मटेरियल इज एडेड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस लिखा हो, ये ये नोट याद रखना है ना, साइलेंट हो तो स्टार्ट एज्यूम करते हैं। मटेरियल अगर स्टार्ट पे लगा है तो एक्चुअल आउटपुट भी 100% है, नॉर्मल लॉस गेन भी 100 और क्लोजिंग भी। अगर मटेरियल एंड पे ये कहता है तो एक्चुअल आउटपुट 100%, एबनॉर्मल गेन लॉस साइलेंट हो तो लग चुका हुआ है उस पे 100, वो भी एंड पे, क्लोजिंग पे बिल्कुल नहीं लेना। और अगर मटेरियल इंस्पेक्शन के बाद लगा है, आफ्टर इंस्पेक्शन ऐड हुआ है तो वो ये है, एडेड आफ्टर इंस्पेक्शन है तो एक्चुअल आउटपुट जो है वो पूरी लेनी है, एबनॉर्मल गेन लॉस अगर मटेरियल एडेड आफ्टर इंस्पेक्शन है तो 0% लेना है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से आगे आ चुके हैं तो पूरा लेना है, पीछे रह गए हैं बेचारे तो जीरो। ये सारी सिचुएशन मैंने क्लास में बताई थी जी। क्वेश्चन में 3 ये मैक्सिमम आती है, मैंने लिखवा दी हुई है सारी। मटीरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग, मटीरियल इज एडेड एट द एंड, और मटीरियल इज एडेड इमीडिएटली आफ्टर इंस्पेक्शन। ठीक है, ये वाला नोट। वैसे ये डॉक्यूमेंट मैंने गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स आज ही किए हैं अपलोड। ये ले जी, ये आ जाए जनाब। अब आपने ना एक सवाल करना है खुद, आपने खुद एक सवाल करना है, खुद एक सवाल करना है। मैंने बता अभी नहीं करना, बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा सवाल है और मैं क्लास में नहीं करवा पाया था, वो जानबूझ के नहीं करवाता। मेरा ख्याल है वो ऑटम 23 का है, 1 मिनट हरे, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ लिखा हुआ है ऑटम 23, ऑटम 23 क्वेश्चन नंबर 8। हाँ ये स्प्रिंग 24 क्वेश्चन नंबर 8। इसमें 2 प्रोसेस हैं और ये सवाल मैं कहता हूँ एवको से भी करना चाहिए बच्चों को और फाइफो से भी। वैसे ये एवको का सवाल है लेकिन इस एक सवाल को अगर आप फाइफो एवको, यानी इसमें सारे मसाले हैं, इंस्पेक्शन स्टेज भी है, ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, खाली प्रोसेस ए नहीं है, प्रोसेस ए भी है, प्रोसेस बी भी है, सारे मसाले कैटेगरी 3 के फुल, बड़ा फुल अच्छा सवाल है। वेटेड एवरेज से है, F5 से भी है। ठीक है, ये मैंने करवाया हुआ है, लेकिन आपकी क्लास में नहीं कराया, लेकिन स्प्रिंग 25 में मैंने करवाया था, तो वो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग पड़ी है। मैं गूगल क्लासरूम पे वो रिकॉर्डिंग लिंक कर लगा दूंगा, वो आपने पहले नहीं देखनी रिकॉर्डिंग, पहले इसको खुद करना है, खुद खपना है। खपना क्या मतलब है, डाटा इतना ज्यादा है बच्चे गुम हो जाते हैं, कौन सी रकम कहां से उठाएं। लेकिन अक्लमंद बच्चा क्या करता है, जब पहले प्रोसेस ए कर रहा है तो बी की कोई भी रकम नहीं देखनी, फिर जब प्रोसेस बी कर रहे हो तो ए की नहीं देखनी। आप समझिए आपके लिए वो सवाल है ही नहीं उतना पोर्शन, फिर तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर आप सारे डाटे को साथ ही साथ देखते रहेंगे ए और बी, तो ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये है ही रिवीजन का सवाल। तो ये अगर मैंने पिछली अटेम्प्ट वाला सवाल ना कराना होता तो मैंने यही करवाना था, लेकिन ये सवाल तकरीबन 1.5 घंटे में होता है। ये टाइम जाया कराने के लिए आया था, मतलब ये पेपर में लोगों को लालच दिया ना उन्होंने, 8 और 7 15। नो डाउट पूरा सवाल नहीं मांगा, प्रोसेस अकाउंट नहीं मांगा, उन्होंने कहा ईपीयू बनाओ और उसके बाद क्रेडिट साइड की चीजें निकालो, लेकिन आप लोगों ने पूरा प्रोसेस अकाउंट बनाना है इसका फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। मैंने कहा था अगर इस तरह रिक्वायरमेंट आ जाए तो आप कैसे करते होते हैं, पहले आपने प्रोसेस अकाउंट इन यूनिट्स बस बताना है और बनाना है, और ईपीयू ए पार्ट में, हाँ ईपीयू के लिए लाजमी प्रोसेस अकाउंट इन यूनिट्स बनाना चाहिए, पता लगता है नॉर्मल लॉस आ रहा है गेन आ रहा है। फिर बी पार्ट में आके कॉस्ट निकालनी है एलिमेंट वाइज, और फिर क्रेडिट साइड की कॉस्ट मांगी हुई है। पूरा प्रोसेस अकाउंट उसने तोड़ के मांगा हुआ है, उसको बना के मैंने कहा था प्लेट में रख के दे के नहीं आना कि मैं पूरा बना चलना, अपनी मर्जी हिसाब नाल चुक ले जी चीज तेन चाहिए, ऐसे नहीं करना। आपने जो रिक्वायरमेंट मांगी है वो करना है, और इसीलिए वो तोड़ता है कि बच्चे क्या करते हैं टकाटक फॉर्मेट छापाते हैं, वो सारा तो नहीं काटता होगा,
लेकिन डेफिनेटली अब क्योंकि रिक्वायरमेंट बाय रिक्वायरमेंट उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि पेज ए पे अब एक सफे पे ए रिक्वायरमेंट है, दूसरे पे बी है, इस वजह से ये मसला पैदा हो सकता है। बात समझ आ रही है कि वो कह जी ये क्या किया मैंने तो मांगा ही नहीं, सारा क्रॉस। वैसे ये जुल्म आई कैप करता नहीं, आई कैप की पहली कोशिश होती है पास करो, पास करो। वो लहदा बात है, हम पेपर में ये तहिया करके आते हैं कि पास कर सकना है तो आप ही कर दे मैं कुछ नहीं करना। यानी इतना गंदे तरीके से प्रेजेंट करके आते हैं कि उसको चक्कर, उसको मार्जिन ही देते पास करने का। क्या चीज? हाँ बना लें, हाँ वो कर लें, लेकिन टाइम फिर देख लेना अपना। कर लें कोई मसला नहीं, लेकिन टाइम के अंदर मैनेज हो जाएगा। 15 नंबर का सवाल है, 27 मिनट में करना है। 8 7 15, 15 × 1.8 मिनट करो, 27 मिनट। तो जब तुम पूरा प्रोसेस अकाउंट बना रहे होगे तो 20 22 मिनट उसमें ही गुजर जाने हैं। फिर आखिरी 5 मिनट जो तुम्हारे पास रह जाएंगे वो देख लो, तुम छापा स्पीड से लगा सकते हो तो तुम्हारी स्पीड है। चलो 2 4 5 मिनट और ऊपर हो जाएं, क्योंकि ये वो सवाल होता है जो आपको 70 80 इवन 90% स्कोर भी दे देता है, दे देता है। एक ये, और एक अगर इस तरह का वेरिएंस का सवाल आए तो, लेकिन फंसा भी लेते हैं वो। अच्छा अब हमने कैटेगरी 4 पे बात करनी है क्योंकि वो इस दफा आने की उम्मीद है। आ जाओ जरा कैटेगरी 4। ये सवाल मैंने आपको इसलिए बता दिया स्प्रिंग 24 का कि ये आप जरूर करें, मेरा ख्याल है ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने लिखा हुआ है। तो अभी हमने आना है कैटेगरी 4 पे। किस पे आना है? कैटेगरी 4 पे आ जाएं जनाब। कैटेगरी 4 पे आए। कैटेगरी 4 जो हमारा चैप्टर 9 भी है, प्रोसेस कॉस्टिंग। इस दफा अच्छा इसके साथ फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन भी आ जाता होता है। तो मैंने जो कहा था ना फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, वो जरूरी नहीं है कि बड़ा मुश्किल सवाल आए, हल्का सा सवाल भी आ सकता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग विद जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। जी, प्रोसेस कॉस्टिंग विद जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। मैंने कहा था इसमें हमारा सवाल करने के टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स हैं? 3। पहला स्टेप, आपको जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी पड़ती है, अगर ना दी हो तो। क्या निकालनी पड़ती है? जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी पड़ती है। और आई कैप तो नहीं, मैंने कहा था मैं प्रोसेस अकाउंट बनवाता हूँ। नॉर्मली सवाल में ये होता है कि पहला प्रोसेस जॉइंट प्रोडक्शन के लिए होता है, दूसरा प्रोसेस रिफाइन करने के लिए होता है। इस सवाल में ज्यादातर ऐसे आता है, पहला प्रोसेस पहला डिपार्टमेंट जॉइंट प्रोडक्ट्स बनाएगा, दूसरे डिपार्टमेंट में किसी एक आदि प्रोडक्ट को क्या करेंगे, यानी बनाने दोनों ही प्रोसेस अकाउंट पड़ते हैं। एक प्रोसेस निकालता है जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट, दूसरा प्रोसेस निकालता है फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाली रिफाइंड प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट। तो आपको जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए क्या बनाना पड़ता है? प्रोसेस अकाउंट ही बनाना है, प्रोसेस अकाउंट बनाना होता है। आई कैप नहीं बनाता, लेकिन मैं प्रोसेस अकाउंट बनाता हूं जिसको जॉइंट प्रोसेस अकाउंट कहते हैं। मैंने कहा था इसकी डेबिट साइड पर अगर वो सारा डेटा दे, पूरा प्रोसेस अकाउंट दे, तो इसमें भी ओपनिंग WIP आ सकता है। अच्छा जी, इनपुट ऑफ करंट मंथ, इधर भी फाइफो ऐप को वाला मसला भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। ठीक है, प्रोसेस 1 ये होगा। क्रेडिट साइड पर नॉर्मल लॉस आ जाता है, वही इंस्पेक्शन स्टेज का मसला इधर भी आ सकता है। बाय प्रोडक्ट आ जाती है कई दफा। क्या आ जाती है? मैंने कहा था बाय प्रोडक्ट को उसकी अपनी सेल वैल्यू पे लेना होता है।
फिर उसके बाद एक्चुअल आउटपुट आ जाती है जॉइंट प्रोडक्ट्स की। मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट ए बी, उसके यूनिट्स लिखने हैं, लेकिन उसकी ये कॉस्ट नहीं होगी ना, ये होगी क्लोजिंग WIP होगा मिसाल के तौर पर। और अगर एबनॉर्मल लॉस या गेन जो भी है ये होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रोसेस अकाउंट आपने बनाया, अगर क्रेडिट साइड पर एक फिगर मिसिंग है जो कि ज्यादातर एक ही होती है, तो फिर तो आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, नहीं तो फिर इधर भी एलिमेंट वाइज कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे। ठीक है, क्या निकालोगे? ज्यादातर वैसे वो ना ये ओपनिंग देता है, ना वो ये क्लोजिंग देता है, ना वो ये नॉर्मल लॉस देता है, ज्यादातर नहीं देता। हाँ, ऑटम 15 में 17 में आया हुआ है। तो अगर ये कुछ नहीं देता तो फिर आपने इसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल लेनी होती है। और ये जो बैलेंसिंग फिगर ये आती है, ये हमारी क्या होती है, जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। ये हमारी, ये जो आंसर होता है बैलेंसिंग फिगर, ये हमारी क्या होती है, जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। इसको एलोकेट करना होता है, इसको क्या करना होता है, एलोकेट करना होता है इन दोनों में। एलोकेट करने के लिए आपको स्टेप 2 करना पड़ता है। यानी ये जो आंसर आया है ये ब्रेकअप नहीं होगा आपके पास, ये ब्रेकअप करने के लिए प्रोसेस अकाउंट में आपको स्टेप 2 करना पड़ता है, जिसको कहते हैं स्टेप 2 को एलोकेशन ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इसके 3 तरीके थे अगर आपको याद हो। पहला तरीका क्या होता है जो कि आता नहीं, वो आपके ये जो प्रोडक्शन यूनिट्स थे ना, इसको फिजिकल क्वांटिटी या वेट मेथड कहते हैं, या प्रोडक्शन यूनिट्स की रेशो से कर ले। दूसरा तरीका क्या होता है, सेल वैल्यू ले ले प्रोडक्शन यूनिट्स की। तीसरा तरीका जो NRV देता है, आई कैप तीसरा तरीका ज्यादातर जो देता है वो कौन सा है NRV का तरीका। ये आता है ज्यादातर, क्या आता है, तो मैंने कहा था फिर आप इसमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं, इनकी सेल प्राइस लिखते हैं पर यूनिट या पर केजी जो भी होती है, माइनस इसमें से करते हैं अगर कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हो। एक प्रोडक्ट की नहीं दी होती, दूसरे की करनी होती है, वो प्रोसेस बी से आती है, उसके लिए प्रोसेस बी की जो फर्दर कॉस्ट होती है, फर्दर कॉस्ट ऑफ प्रोसेस बी माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस। और अगर प्रोसेस बी में भी कोई बाय प्रोडक्ट हो या दूसरा प्रोसेस जो है, फर्दर कॉस्ट इन प्रोसेस टू बी, नहीं सॉरी, स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस, सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट अगर कोई हो प्रोसेस 2 में भी, डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस प्रोसेस बी के नॉर्मल लॉस यूनिट। तो ये आपको प्रोसेस बी का टी अकाउंट थोड़ा सा वर्किंग में बनाना पड़ेगा, और बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स, नामुकम्मल सा टी अकाउंट बनाकर ये आएगी जी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट प्रोडक्ट बी की। फिर उसके बाद अगर कोई पैकिंग कॉस्ट वगैरह दी हो पर यूनिट, सीधी सीधी दी होती है, वो माइनस कर देंगे। अगर उसने कोई सेलिंग एक्सपेंस या कमीशन वगैरह दी हो पर यूनिट, वो माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगी NRV पर यूनिट। इसके बाद क्या करेंगे, जो NRV आती है उसको इनटू प्रोडक्शन क्वांटिटी जो यहाँ लिखी हुई थी ये वाली, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं ताकि टोटल NRV आ जाए। क्या आ जाए, और फिर इस टोटल NRV की क्या बना लेते हैं, रेशो। इस रेशो से आपने फिर ये ज्वाइंट कॉस्ट को क्या करना है, एलोकेट करना है। क्या चीज, क्वांटिटी दी है उस हिसाब से कर सकते हैं अगर उसने कहा हो तो, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। NRV कहा हुआ है और तुम क्वांटिटी से कर देते हो तो गलत हो गए, नंबर कट गए, ये पूरे स्टेप के नंबर गए तुम्हारे। साइलेंट नहीं होता,
एलोकेशन कैसे करनी है, तो ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट जो भी थी इनटू ये रेशो करेंगे, ठीक है, दोनों प्रोडक्ट की। इसके बाद मैंने कहा था ये एलोकेट जब आप कर लेंगे, एलोकेट करने के बाद तीसरा स्टेप मैंने कहा था आपने क्या बनानी होती है, प्रोडक्ट वाइज इनकम स्टेटमेंट। क्या मांगता है वो हमसे, प्रोडक्ट वाइज इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट वो एब्जॉर्प्शन से भी मांग सकता है और ये प्रॉफिट मार्जिनल से मांग सकता है। हाँ, इधर आई कैप साइलेंट हो सकता है। अगर आई कैप साइलेंट हो तो आपने किससे बनानी है, एब्जॉर्प्शन से, और आती ज्यादातर एब्जॉर्प्शन से ही है। तो कैसे बनेगी, प्रोडक्ट ए बी, इसका सेल रेवेन्यू लिखेंगे, सेल प्राइस इनटू सेल यूनिट से दोनों प्रोडक्ट का, माइनस क्या करेंगे इसमें से, कॉस्ट ऑफ सेल में कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक जो फिनिश गुड्स की होती है, वर्क इन प्रोसेस का नहीं, वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक आ जाए वो इधर आता है प्रोसेस अकाउंट में, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग आ जाए वो इधर आना है इनकम स्टेटमेंट के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल में जी। फिर हाँ, जब मांगा हो प्रॉफिट, करंट प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी है, जिस प्रोडक्ट को रिफाइन नहीं कर रहे इसमें तो ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, और ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट जो एलोकेट किया आपने, और जिस प्रोडक्ट को आप रिफाइन कर रहे हैं, जैसे मैं बी को रिफाइन कर रहा हूं तो इसके लिए दोबारा प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें ज्वाइंट कॉस्ट भी आनी है और फर्दर प्रोडक्शन कॉस्ट भी आनी है, तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोसेस टू अकाउंट कंप्लीट करोगे, ये बात ध्यान में रखना। जिस प्रोडक्ट को रिफाइन नहीं कर रहे, जैसे मैं कह रहा हूं ए को रिफाइन नहीं कर रहे बी को कर रहे थे, तो ए की ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट जो स्टेप 2 में निकाली थी वही लिख देंगे टोटल। जिस प्रोडक्ट को रिफाइन कर रहे हैं उसकी पूरा प्रोसेस टू अकाउंट बना के जो क्रेडिट साइड पे एक्चुअल आउटपुट का जवाब आएगा वो लिखना है, माइनस फिर अब कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक, ये नहीं दी होती, इसमें यूनिट्स दिए होते हैं तो ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट को इनटू क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से करना है, तो ये आ जाएगी। इसी तरह इसकी जो प्रोसेस टू से कॉस्ट पर यूनिट आएगी, कॉस्ट पर यूनिट इन प्रोसेस टू, उससे जरब देनी है क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स, तो वो ये रकम आ जाएगी, ये कॉस्ट ऑफ सेल मुकम्मल हो जाएगी। जीपी आ जाएगा, जीपी से नीचे फिर आपने क्या लिखना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो दिए हों, सेलिंग मार्केटिंग एडमिन, प्रोडक्ट वाइज दिए ठीक है, नहीं तो तोड़ने का कुछ ना कुछ बताया होगा। आ जाए जनाब, एक सवाल करना है जो हमने क्लास में नहीं किया था और वो है भी लेटेस्ट पास पेपर्स का। हाँ जी, ऑटम 2024 क्वेश्चन नंबर 9 जी। 15 मिनट आपके पास हैं, पहले आप इसको खुद करें, शाबाश। आफ्टर 15 मिनट फिर मैं कराऊंगा। ऑटम 24 क्वेश्चन नंबर 9, खुद ट्राई करें पहले, 15 मिनट खेलें इसके साथ, फिर मैं 15 मिनट में टैली कर दूंगा, मेरे लिए तो 15 मिनट में हो जाना इसमें। आप खुद करें पहले इसको, ये हमने नॉर्मल क्लास में नहीं किया हुआ। ऑटम 24 क्वेश्चन नंबर 9, हो सकता है कि इसी तरह का वैरायटी क्वेश्चन कोई आ जाए, या नोट्स के सवाल ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट की जरा सही कर जाइएगा। इस दफा आना है ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट, बाद में आप याद करेंगे सर ने कहा था। अच्छा, क्वेश्चन में वो क्या कहता है, कहता है ज्वाइंट कॉस्ट कैलकुलेट करें और उसको अपोर्शनमेंट करें प्रोडक्ट एक्स वाई में, ये नहीं कहा प्रॉफिट निकालना है। तो मैंने ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट के या ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट के 3 स्टेप्स बताए थे, प्रॉफिट वाला स्टेप उसने नहीं मांगा, सिर्फ कहता है एलोकेट करना है, यानी स्टेप 1 प्रोसेस अकाउंट बना के, और स्टेप 2 में एलोकेशन। बी पार्ट में उसने पूछा है एडिशनल प्रॉफिट निकालो, अगर कंपनी बताओ एक्स को फर्दर प्रोसेस करे तो कितना एडिशनल प्रॉफिट आता है। तो ये किस्म का फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन का जो नेट आउटकम होता है ना वो पूछा है। ये एडिशनल प्रॉफिट मींस इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, तो वो जो हमारा फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन का नेट रिजल्ट होता है ना वो निकालना है 5 नंबर का।
पूछा नहीं है कि बताओ करें फर्दर प्रोसेसिंग के ना करें, लेकिन उसका नेट रिजल्ट निकाल के दिखाना है, एडिशनल प्रॉफिट। क्वेश्चन में कहता है एक कंपनी है जिसके दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को प्रोसेस भी कह सकते हैं, प्रोसेस ए प्रोसेस बी, दो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हैं, दोनों डिपार्टमेंट ए में बनती हैं, सिंगल प्रोसेस होता है। प्रोडक्शन के दरमियान एक बाय प्रोडक्ट भी बनती है जिसका नाम क्या है, जी है। आउटपुट कितने परसेंट होती है, एक्स वाई जी की आउटपुट कितनी है, 60%, 35% और 5%। तो आउटपुट निकालने के लिए हम इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस करके देख लेंगे, वो पता लग जाएगा प्रोसेस अकाउंट में। कहता है वाई और जी को तो बगैर फर्दर प्रोसेसिंग के बेच दिया जाता है, एक्स को जो है वो किस डिपार्टमेंट में फर्दर प्रोसेस किया जाता है और उसका नाम भी चेंज हो जाता है। यानी जो रॉ प्रोडक्ट है उसका नाम है एक्स और जो रिफाइंड प्रोडक्ट है उसका नाम है X1। तो X नहीं बिकती होगी, X1 बिकती होगी या शायद इधर बिकती भी हो। तो उसने डाटा क्या दिया हुआ है जी, X की सेल प्राइस भी दे दी है और X1 की भी। मुझे क्योंकि X को सॉल्व करना है, अब पहले ये होता था कि X को रिफाइन करो तो X1 बनता है और X की सेल प्राइस नहीं दी होती थी, अब X की अपनी सेल प्राइस दी है। जो मैं अभी पीछे बात करके आया हूं वो मेरी बात गलत साबित होगी क्योंकि उसने खुद प्राइस दे दी है। अब मुझे ये X1 पार्ट ए के लिए नहीं चाहिए, वो पार्ट बी में इस्तेमाल होगा। पार्ट ए में ये डाटा इस्तेमाल होना है सिर्फ, इनके सेलिंग एक्सपेंस दिए हुए हैं, एनआरवी शनआरवी निकालने में इस्तेमाल होंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट ए का सारा डाटा ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट में इस्तेमाल होगा, इसका डाटा किसके लिए इस्तेमाल होगा, फर्दर प्रोसेसिंग। ये छोड़ दो फिलहाल डिपार्टमेंट ए में। डेबिट साइड पर मटेरियल एन लिखोगे, 1 लाख केजी का मटेरियल लगाते हैं प्रोडक्ट के लिए, 100 रुपए रेट है, ये डेबिट साइड पे आएगा, लेबर आएगी, वेरिएबल आएंगे, फिक्स भी आएंगे। अगर कह दे कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करती है फिर फिक्स नहीं लेने, नहीं तो आपने सब दफा लेने हैं। मटेरियल कितने परसेंट जाया होता है, यानी 10% जाया होता है तो 90% आपकी आउटपुट बनती है, तो 10% निकाल लेंगे। मटेरियल बिगिनिंग पे लगता है, ज्वाइंट कॉस्ट को एनआरवी की बेस पर एलोकेट करना है, और जो बाय प्रोडक्ट के सेल प्रोसीड्स हैं वो आपने ज्वाइंट कॉस्ट की रिडक्शन यानी प्रोसेस की क्रेडिट साइड पे लिखने हैं। ना ओपनिंग इन्वेंट्रीज है ना क्लोजिंग। आए जी जनाब, सबसे पहले हमने कंपनी की क्या निकालनी है, स्टेप नंबर 1 में ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है, ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट, ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है। ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट बनाए जी, प्रोसेस 1 अकाउंट, या प्रोसेस 1 नहीं है सॉरी, उसका क्या नाम रखा है उसने, डिपार्टमेंट ए का है तो हम बनाएंगे प्रोसेस ए का अकाउंट। वैसे तो हमें प्रोसेस बी भी बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने, मेरा ख्याल है नहीं शायद जरूरत ना पड़े प्रोसेस बी की, या पार्ट बी के लिए पड़े। आ जाए जनाब, केजीज और रुपीस, यहाँ यूनिट्स जो प्रोडक्ट के हैं वो केजी में दिए हैं, केजीज और रुपीस जी। डेबिट साइड पे लिखें जी, कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वगैरह कुछ नहीं है। इनपुट ऑफ करंट मंथ, हाँ जी। मटेरियल एम कितना लग रहा है, मटेरियल एम 100 रुपए पर केजी है, 1 लाख केजी, 100 रुपए के हिसाब से क्या आता है, ये तो बहुत बड़ी फिगर्स आ जाएंगी। 1000 कॉमन ले ले जी, अगर मैं 1000 कॉमन ले लूं 10,000 आ गया। मटेरियल एम, मटेरियल एन वो कितना लगता है, 30 रुपए, अच्छा वो नहीं लगता, ठीक है। मटेरियल के बाद लेबर, लेबर कॉस्ट, वैसे तो मैं कन्वर्जन लिखता हूँ लेकिन चले यहाँ अलग अलग लिख लें। लेबर कॉस्ट 15,000 घंटे इंटू 180 रुपए के हिसाब से 2700, 1000 कॉमन लेके। वेरिएबल एफ ओ एच, वेरिएबल एफ ओ एच है 125 रुपए पर आवर है इंटू 15,000, 2250। फिक्स्ड एफ ओ एच ओ ए आर के हिसाब से जो भी ओ ए आर है 150, और ये कितना था 125 रुपए पर आवर।
जी 1875 ले जी। तो डेबिट साइड पे टोटल कर ले 1,00,000 kg और कॉस्ट कितनी है 16,825 ऐसे ही है। क्रेडिट साइड पे नॉर्मल लॉस कितना आता है, नॉर्मल लॉस को एट स्क्रैप लेना है। तो नॉर्मल लॉस उसने कहा था 10% ऑफ इनपुट, तो 1,00,000 kg का 10% करें 10,000 kg आता है। और उसका जो स्क्रैप है, नॉर्मल लॉस का स्क्रैप कितना दिया हुआ है, वो दिया ही नहीं हुआ। अच्छा चलो, तो डैश दी नहीं दिया, नो स्क्रैप। अच्छा एक्चुअल आउटपुट में बाय प्रोडक्ट आती है, बाय प्रोडक्ट का क्या नाम है जी, वो आएगी अपनी सेल प्राइस या नेट सेल प्राइस पे बल्कि, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट आएगी जो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हैं। क्या नाम है जी प्रोडक्ट के, एक्स और वाई, इधर X1 ना लिख देना, प्रोडक्ट एक्स, क्योंकि यहां तक तो वो रॉ ही बनती है, और प्रोडक्ट वाई। अच्छा जी, तो 1,00,000 kg है 16,825। अब यहाँ पे नीचे हम क्या करेंगे देखें, 1,00,000 kg में से 10,000 kg अगर मैं माइनस कर दूं तो बाकी आउटपुट क्या आ जाती है, 1,00,000 kg माइनस 10,000 kg का नॉर्मल लॉस, तो फिर बाकी आ जाती है 90,000 kg जो कि आउटपुट है। इस 90,000 kg के 3 टुकड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं। 90,000 kg के 3 टुकड़े करने पड़ेंगे 60, हाँ जी 90,000 इंटू 60/100, 60 35/100, और ये 5%। ये मेरा ख्याल है जी है, और ये एक्स है, ये शायद वाई है। तो मेरा ख्याल है ये आता है 54,000 kgs, 315,000 kgs वाई, और ये आता है 4,500। तो ये लिखें जी 4,500 kgs, 4,500 kgs। और ये प्रोडक्ट एक्स जो है इसके कितने थे 54,000 kgs और 31,500 kgs। चेक करें यही है 85,500 kgs। अब इनकी सेल वैल्यू कैसे आएगी, जी की सेल प्राइस है 10 रुपए, 10 रुपए में से ये सेलिंग एक्सपेंस माइनस करके ये भी नेट लिखनी है, नॉर्मल लॉस जैसे स्क्रैप नेट लिखते हैं वैसे इसको भी नेट करके लिखना है। तो 10 रुपए पे नहीं आना इसने, 10 रुपए में से माइनस कर दो, वो तो कितना आता है 9.3, यानी 10 रुपए का 93%, 9.3 पर केजी। तो क्या आता है ये बाहर 42,000 था, राउंड ऑफ करके 42। तो अब इसका मतलब है हमारी जो जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट आनी है, आधा सवाल हमारा हो गया। जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट जो आनी है हमारी, वो आनी है 16,825 माइनस 42, अप्रोक्सीमेटली 16,783, 16। अब इसको एलोकेट करना है। यहां तक मेरा ख्याल है तकरीबन हम 5 नंबर ले चुके होंगे, क्योंकि 10 नंबर है ना, अपोर्शनमेंट के नंबर अब होंगे बाकी। 9 पॉइंट जी, आपने जब भी किसी चीज की सेल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू लेनी है उसमें से उसके खर्चे नेट करके लेने हैं। ये 7% खर्चा है इसको बेचने के। हाँ 10 रुपए में से 7% माइनस करो तो वही आता है ना 9.3। दो तरीके हैं, 10 रुपीज के ऊपर 7% लोगी तो आता है 0.7,
तो माइनस आपकी 9.3 की नेट स्क्रैप है, या डायरेक्ट शॉर्टकट लगा लो 10 रुपए का 93%। मसला क्या है अब इसमें? बेटा अब 9.3 को इंटू 4500 किया है तो ये आया। बेटे क्या कर रही हो? 9.3 41,000 कुछ होगा, इन्होंने राउंड करके लिख दिया बस, और क्या। तो राउंड करके लिख दिया है ना, हम थाउजेंड्स में राउंड करके चल रहे हैं सवाल। 418 जी, आप पूरा लिखना चाहती हो आपकी मर्जी है। 4500 इंटू 9.3 करे तो ये आता है 41850, लेकिन मैंने राउंड करके उसको 42 लिख दिया बस, और क्या है इसमें, मसला कोई नहीं है। नेक्स्ट आए जी, आगे चले। नेक्स्ट, अब हमने इसको एलोकेट करना है। क्या करना है? और एलोकेट करने के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी? एनआरवी की रेशो। जी, एनआरवी की रेशो बनानी है, तो लिखे जी स्टेप 2, एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट बेस्ड ऑन एनआरवी। अच्छा जी, यहाँ जरा आए जरा प्लीज, ये जरा गौर से देखें, एक बात समझानी है। हम डिपार्टमेंट ए में जब काम, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ, वैसे आपने नहीं बनानी। डिपार्टमेंट ए में मटेरियल भी लगता है, लेबर भी लगती है, एफओच भी लगाए हैं, और इधर से हमारे पास प्रोडक्ट एक्स बन रही है, वाई बन रही है, और एक रॉ वो बन रही है, जी बन रही है, जो क्या है, बाय प्रोडक्ट है। जो भी ज्वाइंट कॉस्ट होगी वो इन दोनों में एलोकेट होनी है, इसके हिस्से में नहीं आती। ज्वाइंट कॉस्ट जो भी होती है वो किन के हिस्से में आती है? जो मेन प्रोडक्ट है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? ये जो एक्स प्रोडक्ट है, ये जो एक्स प्रोडक्ट है, इसको हम डिपार्टमेंट बी में रिफाइन करके किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? X1 में। मेरी बात समझ आ रही है? अब आपको जब एनआरवी निकालनी होती है, क्या निकालनी होती है? तो आपने ध्यान से देखना है, अगर आपको सेल प्राइस X1 की दी हो, इसकी ना दी हो, एक्स की सेल प्राइस ना दी हो, तो आपने एनआरवी इस पॉइंट पे ढूंढनी, आके निकालनी है। वो कैसे निकालते थे फिर? हम X1 की सेल प्राइस पकड़ते थे, उसमें से डिपार्टमेंट बी के सारे खर्चे जो रिफाइन करने के थे वो माइनस करते थे, माइनस करके फिर हम यहां तक पहुंचते हैं। अब अगर आपको सेल प्राइस इसकी भी दी हुई है, यहां पे ही दी हुई है सेल प्राइस, अब हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जाने की जरूरत? क्योंकि हमें स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे इस प्रोडक्ट की जो रॉ प्रोडक्ट है, इसकी अपनी सेल प्राइस भी दी है, इसके अपने खर्चे भी दिए हैं, तो मुझे आगे जाने की जरूरत। जो माजी में आई कैप के ज्यादा सवाल आए हैं उनमें यही होता है कि एक्स की अपनी सेल प्राइस नहीं दी होती, जब उसको रिफाइन कर लेते हैं तो सेल प्राइस दी होती है। फिर मुझे यहां से बैक इधर आना होता है, और बैक आते हुए मैं सेल प्राइस ऑफ X1 में से डिपार्टमेंट बी के सारे खर्चे माइनस करता हूं। अब मुझे डिपार्टमेंट बी का कोई खर्चा माइनस करने की जरूरत नहीं पड़नी, वजह इसकी अपनी सेल प्राइस दी हुई है ना डायरेक्ट। ये देखो, अगर ये ना दी होती ना मुझे, तो फिर मैंने पता क्या करना था? X1 की सेल प्राइस पकड़ के सारे ये खर्चे पर केजी पे माइनस करता, फिर मैं पहुंच सकता था स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक। मेरी बात समझ आ रही है? अब क्यों नहीं करूंगा मैं? अब मैं यहाँ चेंज किया है, यहाँ क्योंकि एक्स की अपनी सेल प्राइस दी है, तो फिलहाल पार्ट ए के लिए X1 की अपनी सेल प्राइस इग्नोर होगी। लिखें जी, एनआरवी में लिखें जी प्रोडक्ट एक्स और वाई दोनों की अपनी अपनी सेल प्राइस लिखें पर केजी। कितनी दी है इसकी? एक्स की 120 पर केजी, और इसकी हर एक का अपना अपना सेलिंग एक्सपेंस। एनआरवी निकालना है ना, सेलिंग एक्सपेंस पर केजी हर एक का अपना अपना।
5% 6 माइनस करें। डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट माइनस नहीं करनी, वो करेंगे तो गलत हो जाएगा जी। एनआरवी पर केजी आ गई 114 इंटू केजीस। हाँ जी 54,000 केजीस 500 टोटल एनआरवी 615,000 1496 2500। अच्छा इधर मजबूरी है, चलो इसकी वजह से ये भी 000। टोटल क्या आता है 2,111। तो रेशो क्या बनेगी, 2 सिफर उड़ा दे, दो सिफर उड़ा देगा। और ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट कर ले 16783 इंटू जी जनाब 4891191 1000 में ठीक है, के लगा दे 6 7 4892 और क्या है 11 लेन। ये हमारा पार्ट ए मुकम्मल हो गया। पार्ट ए क्या हो गया मुकम्मल। ये किस टर्म का सवाल था ऑटम 24। अभी पार्ट ए का सिर्फ आंसर देख रहे हैं और इसके मार्क्स भी देख लेते हैं। कौन सा सवाल नंबर 9 था, सवाल नंबर 9 जी। तो आई कैप ने तो पूरा लिखा हुआ है 4892254। हमने राउंड करके देख लिया 4892 और दूसरा क्या आया हमारा 11891। अच्छा जी 11 हाँ वही है बस ठीक है। अब हमने राउंड करके लिखा है उन्होंने, और उनका तरीका हमारे से बिल्कुल डिफरेंट है। हमने प्रोसेस अकाउंट बना के किया है, वो अपना अपना तरीका है। आई कैप के तरीके को कॉपी करने की जरूरत नहीं। हाँ जो गलती आप यहाँ पे करेंगे, कई बच्चे ये ले जाएंगे 120 की जगह 150। अगर आप 150 लेते हैं फिर मसला क्या पैदा होगा कि आपको ये वाली डिपार्टमेंट बी की सारी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो मैं इस फॉर्मूले से निकालता था वो माइनस करनी। अब क्यों नहीं माइनस की मैंने ये, क्योंकि मैं उसकी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जो एक्स की अपनी सेल प्राइस है वो दी हुई है। जब वो दी है तो जिंदगी आसान है। अब आ जाए जनाब दूसरे पार्ट में, आपने बताना है कि अगर आप एक्स की फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं तो उससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना आता है। तो बी पार्ट में एडिशनल प्रॉफिट ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग, ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग। बी की फर्दर प्रोसेसिंग से उसने फैसला नहीं मांगा, डिसीजन मेकिंग नहीं मांगी, उसने कहा बस एडिशनल प्रॉफिट बता दो। तो अगर भाई एडिशनल प्रॉफिट मांगा है उसने तो आपको सारा खर्चा वो टेबल में वही बनाऊंगा, लेकिन खर्चे इसमें मैं ज्यादातर लूंगा डिपार्टमेंट बी के। हाँ जी तो टोटल सेल रेवेन्यू ऑफ X1 में से अगर मैं टोटल सेल रेवेन्यू ऑफ X लेस कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स्ट्रा या एडिशनल सेल रेवेन्यू। ये वही डिसीजन मेकिंग वाला टेबल है, लेकिन असल में डिसीजन नहीं मांगा। असल में उसने हमसे डिसीजन नहीं मांगा। तो आपने बस ये देखना है कि X को X1 में कन्वर्ट करने से एक्स्ट्रा रेवेन्यू और एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या आ रही है। तो कॉस्ट तो डिपार्टमेंट बी की आएंगी सारी,
हाँ जी बताओ जरा, एक्स की कितनी क्वांटिटी बिक रही थी? 1 kg कितने का बिक रहा था एक्स का? एक्स का 1 kg बिक रहा था 120 रुपए का। और हमारे पास केजी कितने अवेलेबल हैं एक्स के? 54,000 kgs। ठीक है, 54,000 kgs। लेकिन जब आप X1 बेचते हैं तो वो 150 का बिकेगा, लेकिन आपकी पूरी क्वांटिटी नहीं बिकेगी। मैंने कहा था गुड क्वांटिटी बिकती है, नॉर्मल लॉस वाली नहीं। तो कितने परसेंट जाया हो जाते हैं दूसरे प्रोसेस में? डिपार्टमेंट बी में 5% जाया हो जाते हैं, तो इसका मतलब है 54,000 पूरे नहीं बिकेंगे। इसका 95% करो जरा। यानी अगर मैं यहाँ छोटा सा प्रोसेस अकाउंट बना के आपको दिखाऊं, तो प्रोसेस बी में जो रिसीव्ड आएगा वो 54,000 आएगा। इसमें से नॉर्मल लॉस 5% अगर करें तो 2700 kg का नॉर्मल लॉस होगा। एक्चुअल आउटपुट कितनी आएगी? शायद ये है 51300। इतने केजी की एक्चुअल आउटपुट आएगी जो बिकनी है। तो 51, वैसे भी मैंने फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन में भी बताया था गुड क्वांटिटी बिकती है। जी बताएं जी, निकालो जरा ऊपर क्या आती है अमाउंट? 7695,000। और इधर 6480,000। तो एडिशनल सेल रेवेन्यू क्या आता है? 1215। उसके बाद जो खर्चे आने हैं, एडिशनल खर्चे कौन से आने हैं? ये जितने भी डिपार्टमेंट बी के खर्चे हैं ये सारी एडिशनल हैं जी, ये सारे खर्चे हैं। तो एडिशनल खर्चे लेने हैं, ज्वाइंट कॉस्ट नहीं लेनी। तो 15,000 kg का मटेरियल एन लगना है एडिशनल। मटेरियल एन की एडिशनल कॉस्ट है 15,000 kg लगना है। और 1 kg 30 रुपए। 30 रुपए, 30। लो जी, गलत हो गया अब तुम्हारा सवाल, गलत हो गया। रेवेन्यू वजह क्या है कि जब आपकी यहाँ पे मटेरियल ऐड होगा, आए, देखा ना, लापरवाही कर गए। 15,000 kg, तो ये हमारे पास आ जाएगा 69,000। और इसमें से नॉर्मल लॉस होगा 5%। ये केजी भी बढ़ रहे हैं ना मटेरियल ऐड होने से, ये लापरवाही कर गए। 3450। अब हमारी एक्चुअल आउटपुट जो आएगी 6, ये ठीक है, 6,550। मेरे से भी गलती होगी, प्रोसेस अकाउंट पूरा देख लेते पहले। 6,550। ये गलती आप ना कर दीजिएगा। देखिए इसमें, हाँ, मटेरियल ऐड होने से केजी बढ़ रहे हैं, केजी बढ़ रहे हैं, 15,000 kg और ऐड हो रहा है। तो नॉर्मल लॉस प्रोसेस बी में जो होता है वो मिले हुए प्लस एडेड दोनों मिला के टोटल पे लेते हैं। तो 15,000 kg अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो ये। अब बताओ जरा क्या आती है ये अमाउंट? 983250 माइनस करें 33,525,00। ये क्या आता है? 44,50,000। अच्छा, लेबर कॉस्ट क्या आती है? ये अब डिपार्टमेंट बी की सारी कॉस्ट कॉपी करनी है। लेबर कॉस्ट आएगी 180 इंटू 4500। डिपार्टमेंट बी की सारी कॉस्ट लेनी है। 180 इंटू 4500 घंटे जी, 8-10। ए की नहीं कोई कॉस्ट लेनी, बी की एडिशनल है। वेरिएबल एफ ओ एच 150 थी, 170 इंटू 4500 घंटे, 180। सिर्फ 80 वेरिएबल एफ ओ एच, वेरिएबल एफ ओ एच है सिर्फ 80 इंटू 4500 जी, 360। फिक्स्ड एफ ओ एच लिखे, क्या रेट है? इंटू 4500 घंटे।
और कोई खर्चा फैक्ट्री के अलावा, कोई सेलिंग खर्चा, कोई मार्केटिंग, कोई था कोई सेलिंग का खर्चा? हाँ, सेलिंग का एक्सपेंस था। अब मसला ये है कि अगर आप एक्स बेचते हैं तो सेलिंग का खर्चा क्या होना है, और X1 बेचते हैं तो सेलिंग खर्चा कितना होना है। अगर हम X1 बेचते तो हमारा टोटल रेवेन्यू आना था 983250 और उसका 5% निकाल लो। 983255 5 है, कितना है? हाँ, सारे ही 5 5 5, ठीक है। अगर हम X1 बेचते हैं तो हमें खर्चा करना पड़ता है 983250, 983 टोटल रेवेन्यू 983250 का 5%, 491। इतनी बड़ी रकम है, चेक कर लो। और अगर हम एक्स बेचते हैं तो एक्स के बेचने पे हमें खर्चा करना पड़ता है 6480000 का 5%। इसका मतलब है एडिशनल खर्चा लिखना है यहाँ पे बाहर, एडिशनल खर्चा। या सीधा सीधा आप इसका भी 5% ले सकते थे, ये एडिशनल सेल का जी। 98325, यानी इसका भी ले सकते थे 335250 का 5%। अब इन सबको प्लस माइनस करके देखो एडिशनल प्रॉफिट कितना आ रहा है। ये गलत लिखा है 1। जी, और देखें कोई अमाउंट हो। हमने सारी लिख दिया मेरा ख्याल है। मटेरियल लिख दी, लेबर लिख दी, वेरिएबल एफओआई लिख दी, एफएक्स लिख दिए, क्वांटिटी गलत थी वो सही कर ली, सेलिंग एक्सपेंस भी चेंज हो रहे हैं। पहले 120 पे 5% आना था, खर्चा पड़ना था। अब 150 पे 5% के हिसाब से ये खर्चा भी निकाल लिया, वो मैंने टोटल पे निकाल लिया है। तो ये देख लो अब एडिशनल प्रॉफिट कितना आता है। 12875, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा। 1291249,875, 1249875 जी। आई कैप का सोल्यूशन देख लेते हैं, उसमें उसने उसका तो अपना तरीका होता है जी। आई कैप का माशाल्लाह माशाल्लाह। 98983250 माइनस उसने फिक्स्ड ओवरहेड नहीं लिए। फिक्स्ड ओवरहेड नहीं लिए उसने, बाकी सब कुछ लिया है। बाकी हमारा और उसका सेम है 167। हाँ ठीक है, सेलिंग भी यही है। ओहो, हाँ उसने रेलेवेंट कॉस्टिंग लगा दी ना। वेरिएबल सारी, हाँ सेल परसेंटेज में तो वेरिएबल ही है। हाँ, बस उसने ये डिसीजन मेकिंग की तरह रेलेवेंट, क्योंकि वो जो फिक्स कॉस्ट पर आवर होती है वो इसको एलोकेटेड मान रहा है ना। हाँ जी, हाँ एट्रीब्यूटेबल या एलोकेटेड, ये उसको पर आवर दिया है तो पर आवर वाली ठीक है, बेहतर है। लेकिन ये एक दफा सवाल आया था उसमें उसने काउंट की हुई है। ये सवाल 2 दफा है इस तरह का। मैं आपको बता देता हूँ, नोट्स में बिल्कुल ऐसा ही एक और सवाल है, उसमें वहां उसने काउंट की हुई है फिक्स कॉस्ट। अब ये असल में क्योंकि डिपार्टमेंट बी का काम ही सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग है, तो ये फर्दर प्रोसेसिंग से मुतल्का है। अब वो एट्रीब्यूटेबल आप अगर इसे एज्यूम करते हैं तो फिर आप ले सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं नहीं पर आवर वाली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, एलोकेटेड है। ये सवाल 2 दफा आया है। ऐसे ही सवाल मैं एक दफा नोट्स देख लूं, आपको वो सवाल बताता हूँ, उसमें वो ली हुई है। और तब हम भी लेते थे, तो वो उसी से। वैसे अगर रूल्स को फॉलो करें तो पर आवर वाली को हम एलोकेटेड एब्जॉर्ब ही मानते हैं OAR की मदद से, फिर इसीलिए फिर हम इसको छोड़ सकते हैं। मैंने वैसे ले लिया लापरवाही में या जो भी है। अच्छा मुझे बताएं जरा वो क्या है नोट्स में, नोट्स में देखते हैं। फिर तो मैच करेगी अगर फिक्स उड़ा देते हैं तो।
कर रही है ना मैच? खैर, जो मेरा जहां तक ख्याल है, इसका एक और सवाल मौजूद है। ये 30वां सवाल जो है, 30वां, ये डिटो कॉपी है। आप शक्ल देखे दोनों सवाल की, तो इसमें नहीं ना, इसमें ली हुई है फिक्स कॉस्ट। और असल में ये assumption क्या ली जा रही है, क्योंकि डिपार्टमेंट बी का काम ही सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग करना है, और तो वो कुछ करता है नहीं, इसीलिए डिपार्टमेंट बी में जो फिक्स कॉस्ट है वो एज्यूम की जा रही है कि वो एट्रीब्यूटेबल है। या फिर इधर से भी छोड़ दें, अगर आप, क्योंकि वो लेटेस्ट सोल्यूशन है, अपडेटेड है, तो हम उसको बेहतर मान लेते हैं, इधर से फिर छोड़ दें। समझ आ रही है? यानी इधर से भी आप अगर छोड़ेंगे तो आप क्या करेंगे, क्योंकि वो पारावर पे दी है और पारावर वाली फिक्स कॉस्ट एलोकेटेड है। आई कैप ने इसका जब सोल्यूशन किया था तो उसमें ली हुई थी क्या चीज, सेलिंग एक्सपेंस क्या टोटल में दी है? नहीं, वो तो अभी एट्रीब्यूटेबल है ना, वो तो सीड्स के साथ अटैच है। अब ये कहाँ लिखा हुआ है एलोकेटेड है? ये तो कोई नहीं लिखा हुआ तो लेटेस्ट सवाल जरा ज्यादा बेहतर है, ठीक है, हम ज्यूम कर लेते हैं कि फिक्स ये वाली जो है ये एलोकेटेड है। ये फिक्स कॉस्ट फिर कौन सी है? एलोकेटेड वाली एज्यूम करके इसको छोड़ दे, फिर बाकी सवाल फिर आपका सेम आ जाएगा। ये डिलीट मारें और फिर हमारा आंसर उससे शायद मैच कर जाएगा, या ना भी करे तो फिर जो भी आता है ठीक है। अब ये एजम्पशन का डिफरेंस है, क्या आता है? 15648। तो पर आवर वाली, वैसे तो OAR वाली हम लेते नहीं थे रेलेवेंट। अब यहाँ डिसीजन नहीं मांगा हुआ तो मैं तो रेलेवेंट कॉस्टिंग नहीं लगा रहा था, लेकिन फॉर्मेट तकरीबन वही है जो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन का होता है, एडिशनल प्रॉफिट निकालने का। ठीक है जी, चले, अल्लाह खैर करे। इसको जाके आपने दोबारा कर लेना। ये अच्छा सवाल इस लिहाज से था कि ये, इसमें आपका दो टॉपिक कवर हो गए, एक फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन भी तकरीबन दोबारा आ गया, और इसमें ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट भी आ गई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में से जो भी क्वेश्चन है वो कर लें। अभी हमारा कल कौन सा टॉपिक है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, तो उसके फॉर्मूले रिवाइज करके आइएगा। एक सवाल ही कराना है मैंने जिसके अंदर सारा कुछ होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।